चलें बच्चों, अब आ जाए। अब थोड़ी सी कंसंट्रेशन मुझे आपसे चाहिए, और इंशाल्लाह अगर वो कंसंट्रेशन होगी तो हमारे पास इंशाल्लाह इंशाल्लाह चीज़ें थोड़ी सी कवर हो जाएंगी। चीज़ें जितने भी स्मार्ट हैंडआउट्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आपको अवेलेबल कर दी जाएंगी। इसके अलावा भी जितने हैंडआउट्स हैं, ड्राफ्टिंग टेक्निक्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो भी सब शेयर कर दिए जाएंगे आपसे। मैं अगेन आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगले 2.5-3 घंटे अगर आप कंस्ट्रक्टिव चाहते हैं, अगले 2.5-3 घंटे अगर आप ये चाहते हैं कि जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आईकैप इतनी मेहनत कर रहा है, अगर उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकले, रिजल्ट हमारा कैफेट ऑडिट एंड इंश्योरेंस का इंप्रूव हो जाए, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है। जिस टॉपिक में आपका, चाहे वो ऑडिट रिस्क हो, चाहे वो कंफर्मेशन हो, चाहे वो आरपी हो, चाहे वो गोइंग कंसर्न हो, जितनी भी क्वेरीज है आपकी सारी की सारी एड्रेस करूंगा मैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दूंगा कि हमारे पास इस टॉपिक में है क्या चीजों की मैं लिंकिंग करवाऊंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास चीजें आपस में लिंक्ड होती रहेंगी। तो कोशिश करेगा, आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को अटेंड करना है, ठीक है। और जो भी क्वेरीज है, किसी भी पैराग्राफ की आपको लॉजिक क्लियर नहीं है, किसी भी पैराग्राफ की आपको लिंकिंग समझ में नहीं आ रही, किसी चीज को ड्राफ्ट करने में मसला आ रहा है आपको, आप सारी चीजें मुझसे पूछेगा। मैं एक बार स्टैंडर्ड का ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद फ्लोर आपके पास होगा। आपने जो क्वेरीज पूछनी है, उसकी लॉजिक पूछनी है, उसकी लिंकिंग पूछनी है, सारी की सारी मैं आपको इंशाल्लाह एड्रेस कर दूंगा। आगाज करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये सुन लें, सबसे पहली चीज जो हमारी एक इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप इसमें एक चीज एनालाइज कर लीजिएगा। हमारा जो ऑडिट है ना, उसमें हमारे पास कुछ चीजें हैं बच्चों। उसमें सबसे पहले हमारे पास एक्सेप्टेंस है, फिर प्लानिंग है, फिर परफॉर्मेंस है, और फिर हमारे पास रिपोर्टिंग है। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, ये हमारे पास ऑडिट का जितना भी सिलेबस है ना, ये सारा का सारा हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर यहां से आता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपसे एक्सेप्टेंस की बात करूं, तो यहां पे हमारे पास आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स आ जाता है, ठीक है। हमारे पास एक्सेप्टेंस में आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स आ जाता है। अगर मैं प्लानिंग की बात करूं आपसे, तो इसमें हमारे पास आइजा 300 ऑडिट स्ट्रेटेजी आ जाता है, हमारे पास आइजा 315 ऑडिट रिस्क आ जाता है, हमारे पास आइजा 320 मटीरियलिटी आ जाता है, हमारे पास आइजा 330 ऑडिट रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है। जब मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, तो परफॉर्मेंस की हमारी ग्रेड काफी लेंथी ग्रेड है, सही है। इसमें हमारे पास आइजा 500 सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ जाता है, हमारे पास आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन आ जाता है, फिर हमारे पास 520 एनालिटिकल प्रोसीजर आ जाता है, फिर हमारे पास 530 सैंपलिंग आ जाता है, फिर हमारे पास 550 रिलेटेड पार्टी आ जाता है, फिर हमारे पास 560 सब्सिक्वेंट इवेंट आ जाता है, फिर हमारे पास 570 गोइंग कंसर्न आ जाता है, 580 हमारे पास रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, 610 इंटरनल ऑडिट आ जाता है, 620 ऑडिटर एक्सपर्ट आ जाता है हमारे पास, और फिर जो हमारे पास बेतहाशा सब्सटेंटिव के प्रोसीजर्स हैं वो आ जाते हैं, और यहां साथ साथ हमारे पास इंटरनल कंट्रोल भी आ जाता है। और प्लानिंग हमारे पास एक और आइजा 240 भी लिख सकते हैं। और फिर हमारे पास तीसरी चीज जो है वो हमारे पास रिपोर्टिंग है, और रिपोर्टिंग में हमारे पास रिपोर्ट का फॉर्मेट 700 आ जाता है, 701 हमारे पास की ऑडिट मैटर आ जाता है, 705 हमारे पास मॉडिफाइड ओपिनियन आ जाते हैं, 706 हमारे पास इन्फेसिस और अदर मैटर पैराग्राफ आ जाते हैं, और एक और स्टैंडर्ड जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो ISRE 2400 है। तो यहां तक बात समझ आती है? ये हमारे पास 100 नंबर का पेपर है बच्चों, क्लियर है। अब इसके अंदर जो सबसे ट्रिकी पार्ट है, अच्छा मुझे सिर्फ आपसे रिस्पॉन्स चाहिए और आपकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए बच्चों, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे ट्रिकी पार्ट है, वो सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि जी अगर आप इसमें देखें ना, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक स्टैंडर्ड को डिस्कस करता हूं, आइजा 240 फ्रॉड। क्या आइजा 240 फ्रॉड वाकई में प्लानिंग का स्टैंडर्ड है? हाँ बच्चों, क्या आइजा 240 फ्रॉड वाकई में प्लानिंग का स्टैंडर्ड है? सर आइजा 240 का अगर आप देखें तो आइजा 240 हमारे पास प्लानिंग को भी कवर करता है, आइजा 240 हमारा परफॉर्मेंस को भी कवर करता है, और आइजा 240 हमारा रिपोर्टिंग को भी कवर करता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी खतरनाक लिंकिंग बन जाती है, और जब पेपर में सवाल आता है तो बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है कि मैं फ्रॉड के प्लानिंग के प्रोसीजर्स लिखूं, या फ्रॉड के परफॉर्मेंस के प्रोसीजर्स लिखूं, या फ्रॉड के रिपोर्टिंग के प्रोसीजर्स लिखूं। ये थोड़ा सा यहां पे हमारे पास एक इश्यू क्रिएट हो जाता है। इस इश्यू को इंशाल्लाह हम आज की क्लास में एड्रेस करेंगे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपके पास एक बड़ा सिंपल सा स्टैंडर्ड है आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, सही है। अब जब आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन को अगर आप देखें तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑल्दो है तो परफॉर्मेंस फेस का स्टैंडर्ड, लेकिन इसके अंदर प्लानिंग भी कवर्ड है, इसके अंदर परफॉर्मेंस भी कवर्ड है, और इसके अंदर हमारे पास रिपोर्टिंग भी कवर्ड है। इसी तरीके से मैं अगर आपसे डिस्कस करूं आइजा 570 गोइंग कंसर्न को, तो गोइंग कंसर्न के स्टैंडर्ड के अंदर भी प्लानिंग कवर्ड की गई है, परफॉर्मेंस कवर्ड की गई है, रिपोर्टिंग कवर्ड की गई है। तो टेक्निकली अगर मैं सिलेबस को देखूं तो वो सिलेबस या मेरा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फेस का स्टैंडर्ड 500 की सीरीज पर ही परफॉर्मेंस फेस की है, लेकिन उनमें से कुछ स्टैंडर्ड्स को पर उसने स्पेसिफिकली बता दिया है कि आपने प्लानिंग में ये करना है, परफॉर्मेंस में ये करना है, और रिपोर्टिंग में ये करना है। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? तो ये जो इतना बड़ा सिलेबस है लाइक इसके अंदर फॉर एग्जांपल आइजा 210 भी जो एक बच्चे ने हाईलाइट करा, ओवरऑल मेरे पास आइजा 200 भी है।
इतना बड़ा जो सिलेबस है इसको हम कैसे रिवाइज करें, इसको हम कैसे रिटेन रखें। तो अगर मेरे साथ आप थोड़ी सी लॉजिक और लिंकिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे और जैसे जैसे हम आगे जैसे जैसे हम चलते रहेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम मजीद कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा चलें, तो बच्चों आगाज करते हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट का, ये अभी मैंने एक पेज पूरा खाली छोड़ा हुआ है और इस पेज को मैंने और आपने साथ बैठ के भरना होगा, सही है। और जैसे जैसे मैं और आप इसको साथ बैठ के भरेंगे तो इंशाल्लाह इससे फायदा ये हो जाएगा कि हमारी चीजें बड़ी अच्छी हो जाएंगी। आप जितनी भी चीजें हमारी ऑडिट के स्टैंडर्ड्स की हैं, अगर ये ऑडिट के एलिमेंट को वाकई में, सही है, रट्टे के बगैर अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे तो बड़ा आसानी होगी। ऑडिट के एलिमेंट्स हमारे पास 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट हमारे पास होता है 3 पार्टी रिलेशनशिप। इसमें एक शेयर होल्डर होता है, एक मैनेजमेंट होता है, एक ऑडिटर होता है। दूसरा जो एलिमेंट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तीसरा जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो IFRS होता है। चौथा जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास एविडेंस होता है। और पांचवा एलिमेंट हमारे पास ओपिनियन और रिपोर्ट होती है, सही है। ये नॉर्मली हम पहली क्लास में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं आपसे कोशिश ये करूंगा कि मैं अगले 3 घंटे, और जो संडे को भी हमारा सेशन है 6 से 9 3 घंटे का, उसके अंदर मैं बार बार आपके साथ इसी डायग्राम को रेफर करूंगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? और इसी डायग्राम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा दूं। ये क्लियर है मेरे बच्चों? बेहतरीन हो गया। अच्छा, जैसा मैंने आपके साथ अर्ज किया बच्चों कि हमारे पास जो ऑडिट है उसमें हमारे पास प्लानिंग है, परफॉर्मेंस है और रिपोर्टिंग है, ठीक है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर प्लानिंग है, परफॉर्मेंस है और रिपोर्टिंग है। तो एक काम ये करते हैं, सबसे पहला हमारा एजेंडा ये है, आज की क्लास का हमारा सबसे पहला एजेंडा ये है कि हम प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग का जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एज एन ऑडिटर मैं प्लानिंग फेज में क्या करता हूं, मैं परफॉर्मेंस फेज में क्या करता हूं और मैं रिपोर्टिंग फेज में क्या करता हूं। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपके साथ ये समरी डिस्कस करूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट समरी है और इसी समरी से मैं आपको आगे जाके 2-4 स्टैंडर्ड्स पढ़ा दूंगा भी, ठीक है। अगले 1 घंटे के अंदर हम चीजों को भी पढ़ लेंगे। सबसे पहली चीज, ये जो हमारे ऑडिट के एलिमेंट्स थे इसको मैंने एक जगह यहाँ पे हाईलाइट कर दिया और उसके बाद मैं आपसे जो आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो प्लानिंग करूंगा, वो परफॉर्मेंस करूंगा, वो रिपोर्टिंग करूंगा। इसका मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं प्लानिंग, परफॉर्मेंस और रिपोर्टिंग की आपको एक सैर कराने जा रहा हूँ, ठीक है। प्लानिंग फेज में अगर मैं देखूं, सबसे पहली चीज आप देख लें आइजा 200। और आइजा 200 में अगर हम स्टार्ट करें तो आइजा 200 ना प्लानिंग का स्टैंडर्ड है, ना परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड है, ना रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड है। आइजा 200 आपको एक पिलर है हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का, जो कि आपको बताता है कि एज एन ओवरऑल ऑडिटर से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, सही है। जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारे पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास ऑडिट में आइजा 200 उसने एक पहला स्टैंडर्ड बताया जिससे पता चल जाए कि जी आपने करना क्या है, ठीक है। तो ऑडिटर की जो जिम्मेदारी है, तो यहां पे आइजा 200 जो है वो बात करता है जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी में वो सबसे पहली बात किसकी करता है? जिम्मेदारी में वो सबसे पहली बात करता है मैनेजमेंट की। और वो कहता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना बच्चों, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसको बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, सही है। मैनेजमेंट एफएस जब बनाएगी IFRS के हिसाब से या किसी भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, तभी ऑडिटर उसके ऊपर ओपिनियन दे सकता है। ऑडिटर तभी रिपोर्ट देगा किसी चीज के ऊपर जब दूसरे बंदे ने, दूसरे शख्स ने बनाई होगी। तो ये जो एफएस है उसको IFRS के हिसाब से बनाना है, तो ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। IFRS में एफएस के अंदर बहुत से एरर हो सकते हैं, बहुत से फ्रॉड हो सकते हैं, तो मैनेजमेंट उसके लिए इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करती है और इंप्लीमेंट करती है। तो इंटरनल कंट्रोल भी किसकी जिम्मेदारी है बच्चों? इंटरनल कंट्रोल भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। उसके बाद तीसरी जिम्मेदारी जो मैनेजमेंट की है वो ये है ऑडिट के पर्सपेक्टिव से, सही, ऑडिट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ऑडिट के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट की तीसरी बड़ी जिम्मेदारी है कि जी प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। आपने ऑडिटर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। क्यों? तभी ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकेगा, सही है। तभी ऑडिटर जो है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकेगा। उसके बाद ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर से कहा गया कि जी आपकी जिम्मेदारी है, आपने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है। रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, सही है। एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस और हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। भाई ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस है? एस्टिमेट्स है, फ्रॉड है, सैंपलिंग है और शायद मैनेजमेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड ना करे। क्या तक बात समझ आती है? शायद मैनेजमेंट आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। अच्छा सर, तो मुझे बताएं फिर ये रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन करेंगे? आप समझ रहे हैं स्ट्रक्चर, समझ रहे हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का, कि वो आपसे कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, जो कि एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लेकिन ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। और एब्सोल्यूट एश्योरेंस इसलिए है बिकॉज कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक कस्टमर से रिसीवेबल है 100 रुपए का और आप उसके अगेंस्ट में बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 रुपए का, 10 रुपए का, तो आप उस कस्टमर को कैरी कर रहे हैं 90 रुपए पे, ठीक है।
उस कस्टमर को कैरी आप 90 रुपए पे कर रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल को वो 100 रुपए भी पूरे पे करते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कल को वो आपको 1 रुपया भी ना पे करे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चूंकि एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जब एफएस और एस्टिमेट्स कभी भी प्यारे बच्चों 100% करेक्ट नहीं होते हैं। जब एस्टिमेट्स 100% करेक्ट नहीं है तो हाउ इट इज पॉसिबल कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर ऑडिटर जो है वो 100% एश्योरेंस दे दे। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद मैनेजमेंट क्या कर सकती है? मैनेजमेंट फ्रॉड भी कर सकती है। एज एन ऑडिटर आप क्या कर रहे होते हो? आप सैम्पलिंग कर रहे होते हो। आप सैम्पलिंग क्यों कर रहे होते हो? बिकॉज आप कभी भी 100% ट्रांजेक्शन को टेस्ट नहीं कर सकते। मैं जब एक बहुत बड़ी कंपनी एसएसजीसी पाकिस्तान में जब इसका ऑडिट करता था, तो अगेन उसके कुछ 3 मिलियन साल की महीने के उसके जो कस्टमर्स हैं वो 3 मिलियन है। साल की जो इन्वॉइसेस होती थी वो 360 मिलियन पे जाती थी, 36 मिलियन पे जाती थी। और 36 मिलियन की इन्वॉइसेस पे तो मैं तो बैठ के 3 करोड़ 60 लाख इन्वॉइसेस तो मैं नहीं देख पाता था। तो मैं क्या करता था? मैं सैम्पलिंग करता था। जब मैं सैम्पलिंग करता हूं तो जब मैं ट्रांजैक्शंस को 100% टेस्ट नहीं कर रहा हूं प्यारे बच्चों, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं एश्योरेंस भी 100% दे दूं। और अगेन एक चीज है कि मैनेजमेंट आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं अभी आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, सही, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। मेरी कोशिश ये कि मैं अगले 15 मिनट बस इस डायग्राम का आपको ओवरव्यू दे दूं, ताकि उसके बाद हम स्टैंडर्ड्स को स्टार्ट कर दें। ठीक है जी, तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, आपको समझा कुछ नहीं रहा। अच्छा सर, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। अब रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन करें भाई? तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा, आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करनी होगी। ठीक है, आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करनी होगी। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब जब आप ऑडिटर हैं तो आपने क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस करना होगा, आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना होगा, सही है। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि कोई फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट आपसे कहे आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, आपने उसको काउंटर करना है। जो एविडेंस मैनेजमेंट आपको दे रही है उसको आपने क्रिटिकली असेस करना है और आपने क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। उसके बाद अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट। चाहे प्लानिंग हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे रिपोर्टिंग हो, एज एन ऑडिटर आपने प्रोफेशनल जजमेंट मेंटेन करनी है। जब प्लानिंग फेज में मेरे प्यारे बच्चों, जब प्लानिंग फेज में आप मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हो, जब प्लानिंग फेज में मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हो, सही है, तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट ही ऐसी होती है कि जी एक ऐसे मिस स्टेटमेंट जो कि ऑडिटर्स की प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे मटेरियल को डिटरमाइन कैसे करते हैं? प्रोफेशनल जजमेंट, सही है। जब आप रिपोर्टिंग फेज में जाते हो की ऑडिट मैटर में, तो की ऑडिट मैटर्स आर दोस मैटर दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट मेरे प्यारे बच्चों, सही है। जब आप फॉर एग्जांपल सैंपलिंग में जाते हो एज अ 530 सैंपलिंग, तो जो सैंपल साइज आपका सिलेक्शन होता है दैट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो प्रोफेशनल जजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि मटेरियल प्लानिंग फेज में, परफॉर्मेंस फेज में, रिपोर्टिंग फेज में आपको डिटरमाइन कर रही होगी। क्लियर है बच्चों सारे यहां तक? फिर वो तीसरी चीज आपसे कहता है कि जी एज एन ऑडिटर आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है और इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट से आपने कंप्लाई करना है। ये हमारे पास एक ओवरव्यू था आइजा 200 का। मैं थोड़ा सा आपके साथ आगे बढ़ूं तो मैं प्लानिंग फेज में स्टार्ट होता हूं, और प्लानिंग फेज में सबसे पहला स्टैंडर्ड जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो है आइजा 315। और आइजा 315 कहता है कि एज एन ऑडिटर आपने ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है मेरे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? एज एन ऑडिटर आपने ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। तो ऑडिट रिस्क होते क्या है? एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। जब मैं प्लानिंग फेज में होता हूं तो मैं ये रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो शायद आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने होंगे, सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बनेंगे, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? अच्छा, अब मैं रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करूं? तो वो कहता है जी आप एक काम ये करें कि आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें? एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें। आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं उसके एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, सही। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं बच्चों, सही है। उसके एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, मतलब वो किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, वो किस, उसके ऊपर कौन कौन सी रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, और कोई भी अदर एक्सटर्नल फैक्टर, ये सारी की सारी चीजें आपने कंसीडर करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो माल है वो मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट होता था या मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट होता था, और मिडिल ईस्ट का हालात खराब हो गए, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है या आपके पास जो प्लांट है वो इंपेयर्ड हो सकता है, या आपकी कंपनी में गोइंग कंसर्न के डाउट भी क्रिएट हो सकते हैं। जब आपने एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ली तो अगली चीज आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है एंटिटी की, प्यारे बच्चों। एंटिटी में आपने ये देखना होता है कि जी आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, वो उसको ऑपरेशंस क्या है, सही है। जब तक कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में आपको नहीं पता होगा, आप एज एन ऑडिटर कभी भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, सही है। इस कंपनी को ओन कौन करता है, सही। जब तक शेयर होल्डर के बारे में नहीं पता होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में नहीं पता होगा, आप कभी भी रिलेटेड पार्टी का रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंस। जो कंपनी बनी है तो इसका पैसा कहां से आया है? जी पैसा बैंक से आया है। तो जब बैंक से आया है तो कोवेनेंट ब्रीच का रिस्क हो सकता है, सही है। बैंक को डिफॉल्ट का रिस्क हो सकता है। और पैसा इन्वेस्ट कहां पे किया गया है? पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो स्टॉक एक्सचेंज में किया है। पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो हमने न्यू प्लांट एंड मशीनरी में किया है। पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया है वो न्यू सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया है। तो पैसा आपने कहां इन्वेस्ट किया है? आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो।
अब अगला सवाल ये होता है कि भाई हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें कैसे, सही है, ये एनवायरनमेंट की और एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें कैसे। तो इसके लिए ऑडिटर को क्या परफॉर्म करना होता है बच्चों, जल्दी से बता दें। उसके लिए ऑडिटर को क्या परफॉर्म करना होता है, उसके लिए ऑडिटर परफॉर्म करता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और मेरे बच्चों मुझे जल्दी से बता दें, परफॉर्मेंस फेज में जो ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करता है वो क्या कहलाते हैं, परफॉर्मेंस फेज में जो ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करता है उसको क्या कहलाते हैं, परफॉर्मेंस फेज में जो ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करता है वो सब्सटेंटिव नहीं कहलाता है, वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं कहलाते, वो ऑडिट प्रोसीजर्स कहलाते हैं, सही है, वो ऑडिट प्रोसीजर्स कहलाते हैं। Audit procedures could be your test of control, audit procedures could be your substantive procedure, and substantive procedure could be substantive analytical procedures and test of details। मेरे प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है। तो सर एक बात बताएं, ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स है, ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स है और ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है, इनमें फर्क क्या है, जल्दी से बता दें। ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स है और ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है बच्चों, इसमें फर्क क्या है बच्चों। जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो इससे आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है। जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो ये आपको हेल्प करता है रिस्क को आइडेंटिफाई करने में और असेस करने में, सही है। जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन से फेज में परफॉर्म हो रहा है भाई, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन से फेज में परफॉर्म हो रहा है भाई, जल्दी से बता दें। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन से जब प्लानिंग फेज में आपको कभी भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगा। प्लानिंग फेज में आपको कभी भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, प्लानिंग फेज में आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके बेसिस पे आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे बच्चों को यहां तक बात समझ आती है। और परफॉर्मेंस फेज पे उन रिस्क के ऊपर जो आपने रिस्क आइडेंटिफाई करे उसके ऊपर आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं बाय परफॉर्मिंग दी ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? चलें एक काम ये कर लेते हैं, इसका हमने खैर ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको अभी भी, लेकिन एक चीज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। मुझे फौरन से बता दें, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं प्लानिंग फेज पे बच्चों, सही है, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं प्लानिंग फेज पे। प्लानिंग फेज पे मुझे क्या ऑब्टेन करनी है, जल्दी से बता दें। मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, ठीक है। जब मैंने एनवायरमेंट में किस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है? इंडस्ट्री की, रेगुलेशन की, और इट कुड बी एनी अदर एक्सटर्नल फैक्टर, सही है। जब मैंने फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, मैं आपके सामने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं और बड़ी बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं। जब मैंने इंडस्ट्री की एग्जांपल दी तो मुझे पता चला कि मार्केट में कुछ न्यू कॉम्पिटिटर्स आ गए, ठीक है। और जो न्यू कॉम्पिटिटर्स आ गए उन्होंने जो टेक्नोलॉजी लेकर आए, जो प्रोडक्ट लेकर आए, वो बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। डन हो गया बच्चों? अच्छा, जब मैंने अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट की ऑब्टेन कर ली तो मैंने एक और अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी एंटिटी की। और एंटिटी का नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है? एंटिटी का नेचर ऑफ ऑपरेशन है लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका मतलब है बच्चों, इसके पास क्या आ रहे होंगे, जल्दी से बता दें। इसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ रहे होंगे, जल्दी से बता दें। इसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीपी भी आ रहा होगा, इसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री भी आ रहा होगा, ऐसा ही है बच्चों। अच्छा, तो बच्चों मुझे एक बात बताएं, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑब्टेन करी है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑब्टेन करी, न्यू कॉम्पिटिटर आ गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या इससे कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है? जल्दी से बताते हैं, क्या इससे कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है? यस सर, इससे ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो सकता है। सर ऑडिट रिस्क किस चीज का आइडेंटिफाई हुआ? ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ लेट्स से इंपेयरमेंट ऑफ पीपीई का, इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का। डन हो गया बच्चों? अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा, ये जो आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी है प्यारे बच्चों, ये इंफॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन करी? ये जो आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, ये जो आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी बच्चों, ये कैसे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी बच्चों? ऐसा ही है। अच्छा, तो मुझे बताएं, मार्केट में नए कॉम्पिटिटर के आने की वजह से, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट लाने की वजह से पीपी इंपेयर्ड हो गई है, इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट का रिस्क है। क्या इस प्रोसीजर से आपको ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है कि पीपी कितने से इंपेयर्ड है और इन्वेंट्री कितने से इंपेयर्ड है? तो इसका मतलब है यहां मेरे पास प्लानिंग फेज खत्म हो गया और प्लानिंग फेज में मैंने दो रिस्क आइडेंटिफाई करे। जब मैंने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए बच्चों, तो अब इस रिस्क के अगेंस्ट में क्या करूंगा? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, सही है। और ऑडिट प्रोसीजर से क्या ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करूंगा। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट से मैं कहूंगा कि मुझे आप इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट की वर्किंग दें, ठीक है। मैनेजमेंट से मैं ये कहूंगा कि आपने क्या एजम्पशन यूज करी है मुझे बताएं, ताकि मैं चेक करूं कि एजम्पशन रीजनेबल है। मैं सब्सिक्वेंटली चेक कर लूंगा कि इन्वेंट्री कितने की बिकी है प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? मैं इन्वेंट्री की एजिंग एनालिसिस परफॉर्म कर लूंगा। ये प्रोसीजर्स कौन से कहलाते हैं प्यारे बच्चों? ये ऑडिट प्रोसेस कहलाते हैं। इससे आपको क्या ऑब्टेन होता है मेरे बच्चों? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्लियर हम सारे यहाँ पे? मैं आपसे तभी कह रहा हूं, मैं आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, मुझे बस ये एक डायग्राम कंप्लीट करने
करने दें। मैं आपको इस डायग्राम में एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ 10 मिनट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, बिकॉज आपने ऑडिट का कोर्स, ऑडिट का सिलेबस पढ़ चुके हैं, लेक्चर सारे कंप्लीट कर चुके हैं, तो टेक्निकली आपने यही चीजें कवर करी है। मैं 10 से 15 मिनट में इसका ओवरव्यू देता हूं, पर जितनी भी क्वेरीज होंगी इतना ही डिटेल में जाके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। डन हो गया? ठीक है जी। तो सर इसका मतलब यह है कि मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करूंगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करूंगा? मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा इंक्वायरी करके, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके और ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन करके। फॉर एग्जांपल मैं मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के पास चला गया और मैंने कहा क्या कोई नया कॉम्पिटिटर आया है भाई, मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाकर इंक्वायरी कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा, जब मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूं, जब ये प्रोसीजर मैंने परफॉर्म कर लिया तो इसका मतलब मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया बच्चों। सही है, जब मैंने ये प्रोसीजर परफॉर्म करा तो इसका मतलब मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई करा। ये जो मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं ये 2 लेवल के होते हैं, याद आ रहा है? एक एफएस लेवल होता है और दूसरा कौन सा लेवल होता है मेरे बच्चों? असर्शन लेवल। अच्छा, जब मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेता हूं तो मुबारक हो जी, ये वाला काम तो हो गया, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन तो हो गई। अगली चीज क्या है प्यारे बच्चों? अगली चीज है असेसमेंट ऑफ रिस्क। जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई करा है उसकी असेसमेंट क्या होगी? जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई करा है उसकी असेसमेंट क्या होगी? सही है, तो असेसमेंट हमारे पास 2 किस्म की होती है, एक नॉर्मल होता है, एक सिग्निफिकेंट होता है। असेसमेंट हमारे पास 2 किस्म की होती है, एक नॉर्मल होता है, एक सिग्निफिकेंट होता है। रिस्क नॉर्मल क्या है ये आयजा ने आपको नहीं बताया। रिस्क सिग्निफिकेंट क्या है? अगर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर उसमें सब्जेक्टिविटी है, अगर कोई चेंज आया है, सही है, अगर अनसर्टेनिटी है, अगर मैनेजमेंट की बायसनेस है, लाइक फ्रॉड है, तो इसका मतलब है वो रिस्क आपके पास क्या कहलाएगा? वो रिस्क आपके पास सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाएगा। फॉर एग्जांपल पीपी की इंपेयरमेंट। क्या पीपी की इंपेयरमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी है बच्चों? क्या पीपी की इंपेयरमेंट में सब्जेक्टिविटी है? क्या पीपी की इंपेयरमेंट में अनसर्टेनिटी है? क्यों है? बिकॉज मैनेजमेंट कह रही है कि इस प्लांट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल बची है, इस प्लांट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 साल बची है और इस प्लांट से मैं अगले 5 साल में इतने कमा लूंगी, और फिर उसको डिस्काउंट कर रही है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है जरा सा डिस्काउंट रेट ऊपर नीचे करेगी, इंपेयरमेंट की वर्किंग चेंज हो जाएगी, जरा सी फ्यूचर कैश फ्लो उसको ऊपर नीचे करेगी, तो इसका मतलब है ये कौन सा रिस्क है प्यारे बच्चों? कौन सा रिस्क कहलाएगा? ये सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाएगा। लेकिन अगर आपने प्रीपेड रेंट के ऊपर कोई रिस्क आइडेंटिफाई करा है या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करा है, क्या वो भी सिग्निफिकेंट है? क्या उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई सब्जेक्टिविटी है? तो इसका मतलब है वो रिस्क आपके पास चूंकि वो सिग्निफिकेंट रिस्क के क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतर रहा है, तो फिर उसको क्या तस्वीर किया जाएगा? फिर उसको हम नॉर्मल रिस्क तस्वीर करेंगे। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? अच्छा सर, ये जो रिस्क है क्या ये हमेशा आप प्लानिंग फेज में ही आइडेंटिफाई करेंगे? सर क्या ये रिस्क आप हमेशा प्लानिंग फेज में आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं, ऐसा कहता है जब आप परफॉर्मेंस फेज में दाखिल हो जाएंगे, और परफॉर्मेंस फेज में अगर आपको कोई न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई ऐसा ऑडिट एविडेंस मिलता है जो कि इनकंसिस्टेंट है, तो फिर आपने अपने रिस्क असेसमेंट को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? रिवाइज करना पड़ेगा। और जब रिस्क असेसमेंट रिवाइज होगी तो उसके अगेंस्ट आपने मजीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग फेज में मैंने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, क्या आपका कोई लीगल केस चल रहा है? मैनेजमेंट ने कहा कोई भी मेरा लीगल केस नहीं है। तो क्या मैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर कोई ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा? मैंने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर कोई भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करा मेरे बच्चों। सही है, जब मैं परफॉर्मेंस फेज में आया मेरे बच्चों, तो मुझे एक कस्टमर से जब मुझे कंफर्मेशन मिली, तो कंफर्मेशन में लिखा था हम ये पैसे नहीं देंगे बिकॉज हमारा लीगल डिस्प्यूट चल रहा है। ये न्यू इन्फॉर्मेशन आपको कौन से फेज में मिली है मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें, ये न्यू इन्फॉर्मेशन आपको कौन से फेज में मिली है मेरे बच्चों? सर ये परफॉर्मेंस फेज में मिली है। जब ये न्यू इन्फॉर्मेशन आपको परफॉर्मेंस फेज में मिली है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आप ये कहेंगे ओहो प्लानिंग फेज तो खत्म हो गया, तो मैं अब कोई नया ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करूंगा। आप ऐसा करेंगे मेरे बच्चों? आप ऐसा कहेंगे नहीं, आप फौरन से अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज कर देंगे। आप लीगल के ऊपर एक नया रिस्क आइडेंटिफाई करें। सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करके छोड़ देंगे? क्या सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होते हैं? डायग्राम सामने रखें, क्या सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करने से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होते हैं? नहीं मेरा बच्चा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके अगेंस्ट मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। मैं लॉयर को कंफर्मेशन भेजूंगा, मैं कस्टमर के साथ करेस्पॉन्डेंस फाइल देखूंगा, मैं इन हाउस लीगल काउंसिल के साथ इंक्वायरी करूंगा। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आती है? सही है, मैं अगेन आपसे रेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको डिटेल में भी नहीं जा रहा, मैं अगले 10 मिनट आपके साथ सिर्फ ओवरव्यू डिस्कस कर रहा हूं, प्लानिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, और फिर हम प्लानिंग में जाएंगे और प्लानिंग के अंदर फिर हम मजीद डिटेल में जाएंगे, फिर परफॉर्मेंस के अंदर हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन हम एक थोड़ा बहुत आइडिया ले ले प्लानिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग का। गॉट इट?
अच्छा जी, अगली चीज अगर हम परफॉर्मेंस फेज में जाते हैं बच्चों, तो परफॉर्मेंस फेज में हमारे पास दो चीजें, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। परफॉर्मेंस फेज पे जिस तरह हमारे पास प्लानिंग फेज में एक बाइबल है, एक मेन स्टैंडर्ड है आइजा 315, इसी तरीके से परफॉर्मेंस फेज में हमारे पास एक और स्टैंडर्ड है जिसका नाम है आइजा 500। क्या तक बात समझ आती है हमें? अच्छा बच्चों, तो परफॉर्मेंस फेज में हमारे पास एक स्टैंडर्ड है आइजा 500 सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसका मतलब है 500 की सीरीज के परफॉर्मेंस फेज के जितने भी ये स्टैंडर्ड हैं, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर मैं आपके साथ समरी में जाऊं और मैं आपसे डिस्कस करूं, तो सफिशिएंट मींस क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है सैंपल साइज, सैंपलिंग। सही है, क्वांटिटी का मतलब होता है सैंपलिंग। इसके ऊपर हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसका नाम है आइजा 530। ठीक है जी। क्वालिटी में हमारे पास है रेलिवेंट एंड रिलायबल। रेलिवेंट का मतलब होता है assertion अंडर कंसिडरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। सही है, मैंने आपसे अर्ज किया था कि जो मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं वो एफएस लेवल पे होता है और वो assertion लेवल पे होता है। ऐसा ही है। तो assertion कौन सी होती है? लेट्स से पीपी की assertion हमारे पास होती है एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड वैल्यूएशन, लेट्स से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो प्रोसीजर्स हैं, हमारे पास जो रेलिवेंट है, रेलिवेंट का मतलब ये है कि आपने प्रोसीजर सफिशिएंट भी परफॉर्म करना है। सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 100 ट्रांजैक्शन हुई तो आप एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें और आप कहें कि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट उसमें क्या नहीं। तो आपके सैंपल साइज सफिशिएंट भी होने चाहिए और उनकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब जो प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए। सही है, और रिलायबल भी होना चाहिए, मतलब थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म एंड ओरिजिनल। सही है, अगर कोई ऐसा एविडेंस जो कि आपको थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिटर्न फॉर्म और ओरिजिनल बेसिस पे देती है, वो एविडेंस आपका रिलायबल तस्वुर किया जाता है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? और फिर अगली चीज है ऑडिट एविडेंस। तो सफिशिएंट पढ़ लिया, एप्रोप्रिएट देख लिया। ऑडिट एविडेंस का मतलब है इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस। सही है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड आपको कहा है कि जी आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूं, सफिशिएंट का मतलब यह है कि आपके जो सैंपल साइज होंगे, जो आप सैंपलिंग करेंगे, सही है, वो सफिशिएंट होने चाहिए। कोई मुझे बता सकता है ये सफिशिएंट का वर्ड क्यों नाजिल हुआ? ये क्यों कहा जाता है सफिशिएंट का वर्ड? बच्चों, कौन सी लेवल ऑफ एश्योरेंस लेनी है? कौन सी लेवल ऑफ एश्योरेंस लेनी है? जल्दी से बता दे, कौन सी लेवल ऑफ एश्योरेंस लेनी है? रीजनेबल एश्योरेंस कौन सी होती है? हाई लेवल। जब एश्योरेंस हाई लेवल लेनी है तो क्या सैंपल सफिशिएंट नहीं होने चाहिए? जब एश्योरेंस हाई लेवल लेनी है तो क्या सैंपल सफिशिएंट नहीं होने चाहिए? सर, सैंपल सफिशिएंट होने चाहिए। दूसरी चीज, सैंपल एप्रोप्रिएट होने चाहिए। सही, एप्रोप्रिएट का मतलब है रेलिवेंट एंड रिलायबल। सही, रेलिवेंट में हमारे पास है assertion अंडर कंसिडरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। मैं वापस से आपके पास इस डायग्राम में जाता हूं। मैंने किसके ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करा था भाई? जल्दी से बता दो, ये रिस्क किसके ऊपर आइडेंटिफाई करा? ये किसके ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करा? ये एफएस लेवल का रिस्क है कि assertion लेवल का रिस्क है? अच्छा सर, ये assertion लेवल का रिस्क है। सर, ये अगर assertion लेवल का रिस्क है तो कौन सी assertion है? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन या वैल्यूएशन? सर, ये वैल्यूएशन है। अच्छा, ये वैल्यूएशन है। अच्छा, अगर इस रिस्क के अगेंस्ट मेरे बच्चों मैं ये प्रोसीजर करूं कि मैं इन्वेंट्री को फिजिकली इंस्पेक्ट कर लूं, क्या ये ऑडिट प्रोसीजर है? यस या नो? मैं इन्वेंट्री को फिजिकली इंस्पेक्ट कर लूं, क्या ये ऑडिट प्रोसीजर है मेरे प्यारे बच्चों? ये ऑडिट प्रोसीजर है। लेकिन क्या ये प्रोसीजर रेलिवेंट है? बच्चों, क्या ये प्रोसीजर रेलिवेंट है? रेलिवेंट का क्या मतलब? assertion अंडर कंसिडरेशन। क्या वैल्यूएशन की assertion को एड्रेस कर रहा है? द आंसर इज नो प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है प्रोसीजर तो है, सफिशिएंट भी है, लेकिन एप्रोप्रिएट नहीं है। सही है, आपने assertion अंडर कंसिडरेशन को मेरे प्यारे बच्चों देखना है। डन हो गया? मैं आगे जाकर थोड़ा सा और इसके ऊपर डिटेल में जाऊंगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, आखिरी चीज हमारे पास आ गई, रिपोर्टिंग। ठीक है, आखिरी चीज हमारे पास प्यारे बच्चों आ गई रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग में हमारे पास ऑडिट प्रोसीजर, चूंकि ये परफॉर्मेंस फेज पे जो ऑडिट प्रोसीजर्स थे, क्या आपने परफॉर्म कर लिए? हाँ जी, परफॉर्म कर लिए। अच्छा, अगर आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे तो इसका मतलब है आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया होगा। हाँ जी, ऑब्टेन किया। तो क्या ऑब्टेन किया? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से है? हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया कि एफएस आईएफआरएस के हिसाब से है। तो प्यारे बच्चों, मैं कौन सी ओपिनियन दूंगा? जल्दी से बता दो, मैं कौन सी ओपिनियन दूंगा? मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा आइजा 700 के हिसाब से। अच्छा, मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया और मैंने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है। सही है, मैंने इंपेयरमेंट की वर्किंग देखी और जब मैंने इंपेयरमेंट की वर्किंग देखी, मैंने अजम्पशंस को देखा, मैंने सब्सिक्वेंट इन्वेंट्री की सेलिंग प्राइस देखी, मैंने इन्वेंट्री की एजिंग देखी, मैंने कंक्लूड कर लिया मैनेजमेंट ने जो 20 का प्रोविजन किया हुआ है वो बिल्कुल सही किया हुआ है। तो मैं ओपिनियन दूंगा, इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस।
लेकिन जहां मैंने प्यारे बच्चों देखा कि मैंने मेरे हिसाब से इंपेयरमेंट होनी चाहिए 40 रुपए की, मैनेजमेंट ने 10 रुपए की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड की हुई है, तो मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है। तो ये जो मिस स्टेटमेंट है, क्या ये मटेरियल है? हाँ जी मटेरियल है। कौन सी ओपिनियन दूं प्यारे बच्चों? कौन सी ओपिनियन दूं? क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा। और अगर मटेरियल एंड परवेसिव है प्यारे बच्चों, तो कौन सी ओपिनियन दूंगा? कौन सी ओपिनियन दूंगा? जल्दी से बता दे कौन सी ओपिनियन दूंगा? एडवर्स दूंगा। अच्छा, जब मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाया, मैनेजमेंट मुझे कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही, मैनेजमेंट मुझे रिलेटेड पार्टी की वर्किंग नहीं दे रही, मैनेजमेंट मुझे इंपेयरमेंट की वर्किंग ही नहीं दे रही, सही है? ये जो मैंने आपके साथ प्रोसीजर लिखा, मैनेजमेंट मुझे वर्किंग ही नहीं दे रही, मैनेजमेंट मुझे एजम्पशन का डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रही, मैनेजमेंट मुझे सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस ही नहीं दे रही, मैनेजमेंट मुझे एजिंग ही नहीं दे रही प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या मैंने प्रोसीजर परफॉर्म किया? जब मैंने प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं किया तो इसका मतलब है ये स्कोप लिमिटेशन है, सही है? अगर इसका इंपैक्ट मटेरियल तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेसिव है तो डिस्क्लेमर प्यारे बच्चों। के यहां तक बात समझ आती है? ये हमारे पास एक ओवरऑल मेरे बच्चों, ये हमारे पास एक ओवरऑल ओवरव्यू था प्लानिंग का, परफॉर्मेंस का और रिपोर्टिंग का। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? सही है? ये हमारे पास एक ओवरव्यू था। ये दिख रहा है जो ऊपर मैंने ऑडिट के एलिमेंट्स लिखे हैं वो दिख रहे हैं आपको मेरे बच्चों, और फिर उसके नीचे मैंने पूरी प्लानिंग परफॉर्मेंस का ओवरव्यू दिया। थोड़ा गौर से देखिएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये जितना भी कुछ है, ये जितना भी कुछ है जो इस ग्रीन लाइन से नीचे है, वो अल्टीमेटली ग्रीन लाइन के ऊपर से लिंक हो रहा है या आपस में लिंक हो रहा है। क्या ये बात समझ आती है? ये सुन ले, मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही है? हमारे पास पहली जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। क्यों? बिकॉज इस दुनिया में पहले कौन आया? ऑडिटर से पहले कौन आया? मैनेजमेंट आई है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? देखते रहिएगा डायग्राम को, कलर को। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। क्या यहां तक बात समझ आती है? एंड टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर, एंड टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। क्या ऐसा ही है? ठीक हो गया भाई? अच्छा, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या? ऑडिटर की जिम्मेदारी टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस व्हिच इज द हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट इज नॉट द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्यों? बिकॉज ये जो आईएफआरएस है प्यारे बच्चों, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? ये जो मैंने IS2 हम पढ़ते हैं, IS16 पढ़ते हैं, IS36 पढ़ते हैं, तो इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें। एस्टिमेट्स होते हैं, सही है? मैनेजमेंट क्या कर सकती है? ये जो मैनेजमेंट है ये क्या कर सकती है? ये फ्रॉड कर सकती है। यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें वर्ड कौन सा यूज हो रहा है बच्चों? ये वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब 100%। सफिशिएंट का मतलब क्या है बच्चों? जल्दी से बता दें। सफिशिएंट का मतलब है सैंपलिंग। जब मैं सैंपलिंग करता हूं तो क्या मैं 100% सैंपलिंग कर रहा हूं? नहीं सर, मैं 100% सैंपलिंग का मतलब ये कि 100 में से 10 ट्रांजैक्शन को देख रहा हूं। जब 100 में से 10 ट्रांजैक्शन को देख रहा हूं, 10 ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही है, तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि बकिया 90 भी ठीक होंगी, लेकिन क्या वो ठीक हो सकती है? तो इसका मतलब है सर आप सैंपलिंग कर रहे हैं, ठीक है? और मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को प्रोवाइड करेगा। देयर इज अ रिस्क कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड ना करें। और फिर मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन करूंगा? मैं ये कुछ चीजें परफॉर्म करूंगा। थोड़ा सा सुनिएगा, सही है? अच्छा, प्लानिंग फेज में प्यारे बच्चों, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन क्या है? एफएस मे नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। ऐसा ही है ना भाई? प्लानिंग फेज में हमारे पास व्हाट इज ऑडिट रिस्क? एफएस मे नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। क्लियर हम सारे यहाँ पे? और इसके लिए मैं ये सारी चीजें परफॉर्म करता हूं। अच्छा, मेरे पास जो रिस्क है वो दो किस्म के होते हैं, नॉर्मल और सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट बायसनेस का क्या मतलब? मैनेजमेंट बायसनेस का मतलब फ्रॉड। ऐसा ही है मेरे बच्चों। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटिविटी, सब्जेक्टिविटी, टेक्निकली स्पीकिंग क्या मतलब? बच्चों थोड़ा गौर से सुनिएगा, इसको समझ आ रही है? इन वजूहात की वजह से मैं 100% एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। इन वजूहात की वजह से मैं 100% एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। सुनिएगा मेरी बात को। इन वजूहात की वजह से मैं 100% एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। तो क्या इनको छोड़ दूं? ऐसा कहते हैं नहीं, इस पे ज्यादा तवज्जो देनी है। समझ आ रही है बात? इसके ऊपर आपने क्या देनी है बच्चों? इसके ऊपर आपने क्या देनी है? इसके ऊपर तो आपने ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी है। सर ज्यादा तवज्जो कैसे दूं? उसकी असेसमेंट क्या कर दें मेरे बच्चों? जल्दी से बता दो, उसकी असेसमेंट क्या कर दें? उसकी असेसमेंट आप सिग्निफिकेंट कर दें। तो सर इससे क्या हो जाएगा? सर इससे ये हो जाएगा कि जो ऑडिट रिस्क की इक्वेशन है, इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क, तो जहां आप किसी रिस्क की असेसमेंट को सिग्निफिकेंट कर देंगे तो उसका इनहेरेंट रिस्क क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? बढ़ जाएगा। जब इनहेरेंट रिस्क बढ़ जाएगा तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। जब ओवरऑल ऑडिट रिस्क बढ़ रहा होगा तो क्या मैं ऑडिट रिस्क को बढ़ने दे सकता हूं? क्या ऑडिटर ऑडिट रिस्क को बढ़ने दे सकता है? जल्दी से छेती क्या ऑडिटर? तो सर ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे कंट्रोल में क्या होता है? जल्दी से बता दें, मेरे कंट्रोल में क्या होता है? जल्दी छेती मेरे कंट्रोल में होता है डिटेक्शन रिस्क। सर डिटेक्शन रिस्क को कैसे कम करूं? सर ज्यादा से ज्यादा सैंपल साइज परफॉर्म करें, ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स वेरीफाई करें। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? तो इसका मतलब है ये तो स्पेशल तवज्जो है आपकी। क्लियर है हम सारे यहां पे? तो रिस्क की असेसमेंट की, तो इसका मतलब यह है कि मैं एक कंपनी को ऑडिट कर रहा हूं
और उसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी। मैंने अभी एक ग्रुप को ऑडिट किया जिसने पूरे साल में कोई 1 बिलियन यूरो की एक्विजिशन करी, सही है, और इस एक साल में करी, तो पिछले सालों की तो पता नहीं कितनी थी। और इसकी बैलेंस शीट में जो मेरे पास गुडविल आ रही थी वो 1.2 बिलियन यूरो की गुडविल आ रही थी, सही है। मतलब हम एज अ पाकिस्तानी $1 बिलियन मांग रहे होते हैं IMF से, उस कंपनी की गुडविल जो आ रही थी वो 1.2 बिलियन यूरो तक की आ रही थी। अब 1.2 बिलियन यूरो की गुडविल आ रही है और उसके अंदर आप सोचो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बच्चों, कितने एस्टिमेट्स होंगे, कितनी मैनेजमेंट बायसनेस होगी। क्या मैं ये कह दूं कि भाई मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है? क्यों जिम्मेदारी नहीं है? इसलिए जिम्मेदारी नहीं है बिकॉज मैं तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन कर ही नहीं सकता। किन वजूहात की वजह से? एस्टिमेट की वजह से। आयजा ने 200 को फौरन से काउंटर करा 315 नाजिल करके, और 315 में कहा कि सिर्फ रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करना, रिस्क को साथ साथ क्या करना है, जल्दी से बता दे, रिस्क को साथ साथ क्या करना है? रिस्क को हमने साथ साथ असेस भी करना है, और जब आपने रिस्क को असेस करना है तो सिग्निफिकेंट रिस्क, तो ये जो वजूहात है जिनकी वजह से आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर रहे, तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से शायद आप रीजनेबल एश्योरेंस भी ऑब्टेन ना कर सको। तो इसके ऊपर आपने ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी होगी बच्चों के। यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर मैं आया फौरन से आइजा 500 में, और आइजा 500 अगर मैं देखूं तो ये है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और ये हमारे पास है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट का एलिमेंट, सही, जिसके अंदर हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। आखिरी चीज़ में अगर देखूं प्यारे बच्चों तो वो रिपोर्टिंग है। क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गया? सुनिएगा। अच्छा, अगर हो गया है तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के बराबर हैं? अच्छा, अगर IFRS के बराबर हैं तो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दें, और अगर IFRS के बराबर नहीं है तो मटेरियल है तो क्वालिफाइड कर दें, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो एडवर्स कर दें, ऐसा ही है। और अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन नहीं कर सके तो ये क्या कहलाएंगे? ये स्कोप लिमिटेशन कहलाएंगे। जब स्कोप लिमिटेशन होगी प्यारे बच्चों, तो अगर इसका इंपैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड कर दें, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो डिस्क्लेमर दे दें। क्या तक बात समझ आ रही है? इस डायग्राम को गौर से देखें, ये पूरी की पूरी डायग्राम टेक्निकली स्पीकिंग इन 4 वर्ड से ही निकली है, ऐसा ही है प्यारे बच्चों। अच्छा, तो बस एक काम ये करते हैं, सिर्फ एक, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने पढ़ाना कैसे है, आपको ये पता चल जाए कि मैंने पढ़ाना कैसे है, ताकि अगले 4-5 घंटे जो आपने मेरे साथ गुजारने हैं वो आप अच्छे से गुजार सकें, और आपको समझ में आ जाए कि लेक्चर को अगर कंसंट्रेशन से आप देख लेंगे तो चीज़ें आपको ता कयामत रिटेन रहेंगी, ठीक है। मैं 15 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को नहीं खोलता बिकॉज ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ठीक है। मैं आपके साथ एक बड़ा ही ज़बरदस्त स्टैंडर्ड डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिलेटेड पार्टी, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेक व्रेक कुछ नहीं है, हम अभी एक डिस्कस कर रहे हैं, हम एक स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है रिलेटेड पार्टी बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर मैं रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड देखूं तो मैं आपके सामने वापस से क्या चीज़ पेश कर रहा हूं? मैं आपके सामने क्या पेश कर रहा हूं, जल्दी से बता दें बच्चों। मैंने आपके सामने क्या पेश कर दिया है? मैंने आपके सामने पेश कर दिया है वही ऑडिट के एलिमेंट्स, ऐसा ही है। तो ऑडिट के एलिमेंट को अगर मैं देखूं और आइजा 550 रिलेटेड पार्टी को देखूं तो ये हमारे पास 3 पार्टी रिलेशनशिप है। हमारे पास कौन सा IFRS है रिलेटेड पार्टी के ऊपर? जल्दी से बता दें, हमारे पास रिलेटेड पार्टी के ऊपर कौन सा IFRS है? IAS 24। और IAS 24 क्या कहता है? IAS नहीं रिलेटेड, देखें पहले IFRS है तो IFRS कौन सा है? IAS 24। IAS 24 कहता है रिलेटेड पार्टी क्या है यह हमें बताता है, और वो ये कहता है कि रिलेटेड पार्टी को आपने आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है एंड डिस्क्लोज करना है। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि रिलेटेड पार्टी को आपने आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है एंड डिस्क्लोज करना है। बच्चों ऐसा ही है। अच्छा तो मैनेजमेंट के ऊपर जब IAS 24 आया तो उसने कहा कि जी देखें RP को आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है एंड डिस्क्लोज करना है, सही है। और ये हमारे पास RP की एक पूरी डेफिनेशन है, सही है, कि कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी होगी, कंपनी की जो सब्सिडरी होगी, कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई है, एसोसिएट है, कॉमन डायरेक्टर है, जॉइंट वेंचर है, तो ये सारी की सारी हमारे पास रिलेटेड पार्टी कहलाएंगी, सही है। अकाउंट फॉर मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, आसान, सही है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया रिलेटेड पार्टी। अच्छा, इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्यारे प्यारे बच्चों क्या आ रही होंगी? रिलेटेड पार्टीज आ रही होंगी, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं तो मैनेजमेंट के ऊपर तो IAS 24 आया, ऑडिटर के ऊपर क्या आया भाई? ऑडिटर के ऊपर क्या आया भाई? जल्दी से, मैनेजमेंट के ऊपर तो IAS 24 आया भाई, ऑडिटर के ऊपर क्या आया? ऑडिटर के ऊपर आइजा 550 आया भाई। जब ऑडिटर के ऊपर आइजा 550 आया तो ऑडिटर से कहा गया, अच्छा मुझे बता, ऑडिटर के ऊपर जब आइजा 550 आया होगा तो आइजा 550 का ऑब्जेक्टिव क्या होगा मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें, आइजा 550 का स्कोप क्या होगा? आइजा 550 का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें मेरे बच्चों। कुछ देखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सारे आंसर सामने लिखे हुए हैं, सारे आंसर सामने लिखे हुए। टू ऑब्टेन, जल्दी जल्दी जल्दी, टू इंश्योर प्रॉपर्ली नहीं, ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है, फायदा नहीं होगा ओवरव्यू का। टू ऑब्टेन
sufficient appropriate audit evidence to obtain sufficient appropriate audit evidence किस चीज के ऊपर कि क्या मैनेजमेंट ने आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज कर दिया है कि नहीं कर दिया। To obtain sufficient appropriate audit whether FS are prepared in accordance with IFRS। तो IFRS क्या कहता है कि आरपी को आइडेंटिफाई करना है, अकाउंट फॉर करना है, डिस्क्लोज करना है। तो यही आपके स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव और स्कोप है। याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, मेरे साथ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ लोगे सब याद हो जाएगा। जो ऊपर आप लिखा है ना बेटा आपने अभी, टू इंश्योर वाली बात, टू इंश्योर द मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो IS 24, इसमें नॉर्मली मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो वर्ड मैं पढ़ा रहा हूं इसी को आप करें तो इन चीजें याद रहेंगी आपको। डन हो गया मेरे बच्चों? बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यार बच्चों ये है, बच्चों समझिएगा थोड़ा सा, बस 5-7 मिनट दें, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप इंशाल्लाह कौन सी तालीम हासिल करने जा रहे हैं। सही है, आप माशाल्लाह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आप बनेंगे तो इन वजूहात की वजह से ही आप बनेंगे, क्योंकि जो आपकी ग्रिप होगी ना वो बाकी में किसी में नहीं होगी। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसका मतलब है मुझे रिलेटेड पार्टी के ऊपर क्या ऑब्टेन करना है? ऐसा ही है, मुझे रिलेटेड पार्टी के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्यारे बच्चों कौन से फेज में होता है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कौन से फेज में होता है प्यारे बच्चों? परफॉर्मेंस फेज में। क्या ऑडिट डायरेक्ट परफॉर्मेंस फेज से स्टार्ट हुआ? देख ले समरी एक बार, क्या इस दुनिया में ऑडिट डायरेक्ट परफॉर्मेंस फेज से स्टार्ट हुआ? प्यारे बच्चों पहली चीज कौन सी होती है? जल्दी से बताते हैं, पहली चीज कौन सी होती है? प्लानिंग। और प्लानिंग में मैं क्या करता हूं बच्चों? प्लानिंग में मैं क्या करता हूं जल्दी से बता दें। प्लानिंग फेज में मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होता है? मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। और रिस्क क्या होता है? एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है। और रिस्क क्या होता है? एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है। क्या ऐसा ही है प्यारे बच्चों? मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूं और असेस करता हूं, मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूं और असेस करता हूं, फिर परफॉर्मेंस फेज में प्रोसेस परफॉर्म करता हूं। मुझे एक बात बताएं, मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करता हूं? मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करता हूं? मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता हूं। सही है, मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता हूं। कैसे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता हूं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करके। बस अब यहां पे आप थोड़ा सा देख ले मेरे बच्चों, जिंदगी खुश हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आइजा 550 का 1 पेजर स्मार्ट हैंडआउट है प्यारे बच्चों। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला फेज कौन सा है? प्लानिंग फेज। मुझे रिस्क को आइडेंटिफाई करना और असेस करना है। किस चीज के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना और असेस करना है? जल्दी से बताते हैं, किसके ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना है? इन्वेंट्री के ऊपर, मैंने रिलेटेड पार्टी के ऊपर। जब मैंने रिलेटेड पार्टी के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करना है तो मुझे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? मुझे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? जल्दी से बता दें। और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, पहला प्रोसीजर कौन सा था? इंक्वायरी। अच्छा, इंक्वायरी कर रहा हूं, किससे इंक्वायरी कर रहा हूं? किससे इंक्वायरी करूंगा? क्यों मैनेजमेंट से क्यों इंक्वायरी करूंगा? मैनेजमेंट से क्यों इंक्वायरी करूंगा भाई? बिकॉज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। ये बस लिंकिंग सामने रखिएगा बच्चों। सही है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। तो मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा। और क्या इंक्वायरी करूंगा? मुझे रिलेटेड पार्टी का नाम बता दें, उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो बता दें, और उनके साथ जो ट्रांजैक्शन है मुझे वो बता दें। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? फिर अगर आप आइजा 315 देखें तो आइजा 315 का नाम क्या है? टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स। जल्दी से बता दे भाई। टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। क्या रिलेटेड पार्टी में एरर और फ्रॉड के चांसेस होते हैं मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें, क्या रिलेटेड पार्टी में एरर और फ्रॉड के चांसेस होते हैं? यस सर। तो एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट क्या इंप्लीमेंट करती है? जल्दी से बताते हैं। और ये इंटरनल कंट्रोल भी किसकी जिम्मेदारी है? और ये इंटरनल कंट्रोल भी किसकी जिम्मेदारी है? तो मैनेजमेंट से एक और इंक्वायरी करूंगा। मैनेजमेंट से बताएं आपके पास क्या कंट्रोल है, आप रिलेटेड पार्टी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बताएं आपके पास क्या कंट्रोल है कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होती है उनको कौन ऑथराइज करता है और कौन अप्रूव करता है? बताएं रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती है तो उनको कौन ऑथराइज करता है और अप्रूव करता है? क्या यहां तक बात समझ आती है? इस फेज में आपको रिलेटेड पार्टी के नाम पता चल जाते हैं, और वो नाम आप फौरन से किसको शेयर करते हो प्यारे बच्चों? एंगेजमेंट टीम मेंबर को शेयर करते हो। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो मुझे एक बात बताएं, ये जो मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, ये जो मैंने 6-7 प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, इससे मुझे क्या आइडेंटिफाई होगा? जल्दी से बता दें, ये कौन से प्रोसीजर्स कहलाएंगे? ये ऑडिट प्रोसीजर्स कहलाएंगे बच्चों? ये ऑडिट प्रोसीजर्स कहलाएंगे? नहीं बच्चों, रैप की स्पेलिंग सही लिखनी है बच्चों। ये ऑडिट प्रोसीजर्स कहलाएंगे? नहीं बच्चों, ये क्या कहलाएंगे? ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कहलाएंगे। इससे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होता है बच्चों। इससे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट नहीं सर, इससे क्या आइडेंटिफाई होता है? इससे क्या आइडेंटिफाई होता है? मैं कौन से फेज में हूं? और प्लानिंग फेज में मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होता है? मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूं और असेस करता हूं। सही है, तो आपके पास पहला रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, कंप्लीटनेस ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टी। आपके पास दूसरा रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आपके पास तीसरा रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, आरपी में नॉट बी डिस्क्लोज्ड। आपके पास चौथा रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, फ्रॉड। सर मुझे एक बात बताएं, ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन आपने मुझे क्या पढ़ाई थी? एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस, ऐसा ही था बच्चों।
एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। तो आईएफआरएस आपसे क्या कहता है, जल्दी से बता दें, आईएफआरएस आपसे क्या कहता है? आईएफआरएस आपसे कहता है कि आपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई भी करना है, अकाउंट फॉर भी करना है एंड डिस्क्लोज भी करना है। और डिस्क्लोज क्या करना है? डिस्क्लोज आपने करना है नाम, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो, और उसके साथ आपने क्या ट्रांजैक्शन करी है वो। बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? तीन चीजें डिस्क्लोज करनी होती है ना, आपके साथ आरपी का नाम क्या है, उसके साथ आपका रिश्ता क्या है, और उसके साथ आपने क्या ट्रांजैक्शंस करी है, ये तीन चीजें आपने डिस्क्लोज करनी होती है। ऐसा ही है प्यारे बच्चों? अच्छा, अगर ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों तो अच्छा, ऑडिट रिस्क क्या होता है? एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। तो इसका मतलब यह है कि आईएफआरएस कहता है आरपी को आइडेंटिफाई करना है। जल्दी से बता दे रिस्क क्या होगा? आईएफआरएस कहता है आरपी को आइडेंटिफाई करना है। जल्दी से बताएं मेरे बच्चों रिस्क क्या होगा? जल्दी छेती छेती। आरपी कहता है, IAS 24 कहता है कि रिस्क आरपी को आइडेंटिफाई करना है, आरपी को आइडेंटिफाई करना है। मैनेजमेंट की 6 आरपीज है, 6 की 6 मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई करनी है। रिस्क क्या है? एज एन ऑडिटर आपका रिस्क क्या है? जल्दी से बता दो, एज एन ऑडिटर आपका रिस्क क्या है? मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी डिस्क्लोज, मैनेजमेंट ने सारी की सारी आरपी आइडेंटिफाई नहीं करी होंगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, फिर वो क्या कहता है? आरपी को आपने क्या करना है? जल्दी से बता दें, आरपी को आपने क्या करना है? जल्दी छेती छेती मेरे बच्चों। डिस्क्लोज करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, डिस्क्लोज करना है। तो मेरे पास एक और रिस्क कौन सा आइडेंटिफाई हो गया बच्चों? जल्दी से बता दें, मेरे पास एक और रिस्क कौन सा आइडेंटिफाई हो गया? क्या तक बात समझ आ रही है? आरपी को प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर करना है। अकाउंट फॉर का मतलब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो मैनेजमेंट के आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होंगी प्यारे बच्चों। डन हो गया? और फिर हमारे पास आरपी जब होती है तो हमारे पास मैनेजमेंट के पास ये मैनेजमेंट चाहे तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है? फ्रॉड कर सकती है। क्लियर हो गया हम सारे यहां पे? तो ये जो प्यारे बच्चों में एक कलर से उसको हाईलाइट कर देता हूं, कुछ कलर से। ये जो हमारे पास है रेड से जो मैंने हाईलाइट करे हैं, ये हमारे पास हो गए रिस्क। और आरपी के ऊपर मैंने ये 5 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अब इस रिस्क के अगेंस्ट में क्या करूंगा बच्चों? अब इस मुझे 5 मिनट और दें, टॉपिक खत्म हो रहा है। 5 मिनट और दें, टॉपिक खत्म हो रहा है। सही है? अब इस रिस्क के अगेंस्ट में क्या करूंगा? इस रिस्क के अगेंस्ट में प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। प्रोसीजर परफॉर्म करने का मतलब यह है, मैं जब प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो मेरा पहला प्रोसीजर है इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखूंगा, शेयर होल्डर रजिस्टर देखूंगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखूंगा, डायरेक्टर्स का कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट देखूंगा, इनवॉइस देखूंगा, लीगल कंफर्मेशन देखूंगा। ये सुन लीजिएगा मेरी बात को। कंपनी की रिलेटेड पार्टी कौन सी होती है? जल्दी बताएं, कंपनी की रिलेटेड पार्टी कौन सी होती है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ऐसा ही है? डन हो गया भाई? तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने किसी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट करी होगी और मैनेजमेंट ने मुझसे वो एसोसिएट छुपाई भी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी है? जल्दी से बता दो, कैसे पता चलेगा मैंने इन्वेस्टमेंट करी है? तो ये जो प्रोसीजर्स हैं प्यारे बच्चों, ये हवा में नहीं है, मुझे इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखना पड़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखूंगा तो मैं कहूंगा ओहो, आपने तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। सही? किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है? कंपनी ए में। और कंपनी ए में आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। कंपनी ए का तो टोटल पेड अप कैपिटल ही 10 लाख का है, तो इसका मतलब आपने तो 20% इन्वेस्टमेंट करी है। ये तो आपकी एसोसिएट है, ये क्यों आपने मुझे नहीं बताई? क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, होल्डिंग, अगर मेरी कोई होल्डिंग कंपनी होगी या कोई ऐसी कंपनी होगी जिसने मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो इसका मतलब है मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी होल्डिंग कंपनी है, या मुझे कैसे पता चलेगा कि जिसने मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट करी है? तो मैं क्या देख लूंगा प्यारे बच्चों? शेयर होल्डर रजिस्टर देख लूंगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों देखूंगा प्यारे बच्चों? इसलिए देखूंगा बिकॉज एक कंट्रोल होता है कि आरपी के साथ जो ट्रांजैक्शन होगी उसको ऑथराइज एंड अप्रूव कौन करता है? नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे होते हैं। डन हो गया प्यारे बच्चों? इसी तरीके से हमारे पास एक और रिस्क है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नॉट बी डिस्क्लोज। सही है? तो मैं क्या करूंगा? मैं रिलेटेड पार्टी से कंफर्म कर सकता हूं, मैं इंटरमीडिएट से कंफर्म कर सकता हूं सच एज बैंक्स वगैरह से, और अगर मैं चाहूं तो मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेटेड पार्टी। ये 3 प्रोसीजर है जो कि मैं परफॉर्म करूंगा इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट आरपी के साथ जो मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करी है, क्या उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज करा भी है कि नहीं करा। चले बच्चों, जबरदस्त। तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि प्लानिंग फेज में आपको ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं। अच्छा, तो प्लानिंग फेज में मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई करा। ठीक है? जब मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई करा तो मैंने कौन से रिस्क आइडेंटिफाई करा? मैंने 5 रिस्क आइडेंटिफाई करे। मैंने कंप्लीटनेस का रिस्क आइडेंटिफाई करा, मैंने आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का आइडेंटिफाई करा, ट्रांजैक्शन एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं है एफएस, मैंने इसका रिस्क आइडेंटिफाई करा, फ्रॉड का रिस्क हो सकता है और आर्म्स लेंथ का रिस्क हो सकता है। अच्छा, इसके प्रोसेस क्या है? ये जो प्रोसेस आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये जो प्रोसेस आपको दिख रहे हैं, ये वही प्रोसीजर है जो आरपी की डेफिनेशन है। सही है? ये प्रोसीजर मेरे पास आरपी की डेफिनेशन से आ रहा है। अच्छा,
आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो मैं सबसे पहले एग्रीमेंट को देखता हूं ताकि मैं इवैल्यूएट कर सकूं कि इस ट्रांजैक्शन का बिजनेस रैशनल क्या है, ठीक है। और फिर एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं क्या वो कंसिस्टेंट है मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन से जो मैंने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी हुई थी। फिर उसके बाद मैं देखता हूं कि जो ट्रांजैक्शन है क्या वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और क्या उसको ऑथराइज एंड अप्रूव किया भी है कि नहीं किया। तीसरा रिस्क जो मैं आइडेंटिफाई करता हूं वो ये करता हूं कि आरपी की ट्रांजैक्शन को मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया होगा। तो मैं करता क्या हूं, मैं कहता हूं अच्छा आरपी की ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा तो मैं आरपी से कंफर्म करता हूं, मैं कंफर्मेशन भेजता हूं आरपी को। ये कंफर्मेशन वाहिद एक्सेप्शन है आइजा 505 की। आइजा 505 कहता है कि जब आप कंफर्मेशन भेजते हो तो कंफर्मेशन जो है वो आपको बहुत ही रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस देगा। बट चूंकि आप यहाँ पे कंफर्मेशन रिलेटेड पार्टी को भेज रहे हो और रिलेटेड पार्टी थर्ड पार्टी नहीं होती, आपकी अपनी पार्टीज होती है, सही है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो फिर आप काम ये करते हो कि रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन हुई है कोई ना कोई बीच में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हुआ होगा, कोई फॉर एग्जाम्पल बैंक इन्वॉल्व हुआ होगा, तो आप उसको भी कंफर्मेशन भेजते हो। और फिर तीसरा काम आप ये करते हो कि जो रिलेटेड पार्टी है उसका अगर ऑडिट हुआ है तो उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंस्पेक्ट कर लेते हो। अगली चीज हमारे पास फ्रॉड है। मैं इसको फ्रॉड के साथ आपको लिंक कराता हूं कि मैं नॉर्मली मैनेजमेंट, दो स्टार विद गवर्नेंस और आरपी से इंक्वायरी कर लूंगा और उसके साथ साथ मैं सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी देख लूंगा। आखिरी चीज हमारे पास जो रिस्क है वो आर्म्स लेंथ का है। एक चीज मेरी सुन लीजिएगा बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपके, अगले 5 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला जो प्रोसीजर है ना बच्चों, ये वाला प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर, ये प्रोसीजर्स जिसके ऊपर मैं कंप्लीटनेस ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टी, ठीक है, जब मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो इससे होगा क्या, जल्दी से बता दें भाई। जब मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा बच्चों तो इससे क्या होगा बच्चों, या तो इससे मुझे जबरदस्त, या तो इससे मुझे कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाएगी, या मुझे एग्जिस्टिंग आरपी के साथ कोई न्यू ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगी। ऐसा ही है भाई, या तो मुझे न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाएगी या एग्जिस्टिंग आरपी के साथ न्यू ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगी। अगर ऐसा है तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि आपने फॉरेन से न्यू रिलेटेड पार्टी का नाम एंगेजमेंट टीम को कम्युनिकेट करना है, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी है कि जितनी भी इसका ट्रांजैक्शन हुई है सारी की सारी मुझे बताएं, मैनेजमेंट से इंक्वायर करना है कि इंटरनल कंट्रोल इतने इनफेक्टिव क्यों है, मैनेजमेंट से आपने इस न्यू रिलेटेड पार्टी के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है, अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना है, और अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के आरपी को छुपाया है तो फ्रॉड अप्लाई हो जाएगा और आइजा 240 अप्लाई हो जाएगा, जो कि हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? ये सुन ले मेरी बात, ये जो आपके पास प्रोसीजर्स लिखे गए हैं ये प्रोसीजर्स बेसिकली आपके पास यहां से लेके यहां तक है। क्या समझ आ रही है बात? यहां पे ये जो प्रोसीजर्स आपके पास लिखे गए हैं यहां से लेके यहां तक है। ये कैसे हैं भाई? यहां पे इसको थोड़ा समझ ले मेरे बच्चों। मेरे पास में न्यू रिलेटेड पार्टी को एंगेजमेंट टीम कम्युनिकेट करूंगा, सही है। मैं वापस से प्लानिंग फेज में आऊंगा, और मुझे चूंकि न्यू रिलेटेड पार्टी का नाम पता चला है, मैंने इसको पहले ए और बी बताया था, अब मैं इसको सी का नाम भी बताऊंगा, मैं अपनी एंगेजमेंट टीम को ये भी बताऊंगा, सही है। मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके साथ रिलेटेड पार्टी से जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, ये जो न्यू रिलेटेड पार्टी है इसका जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है मुझे वापस से बताएं। लिंकिंग समझ आ रही है बच्चों को? मैं मैनेजमेंट से कहूंगा कि आपने तो मुझे बड़े जबरदस्त इंटरनल कंट्रोल बताए थे कि हमारे पास ये इंटरनल कंट्रोल्स मौजूद है जिसके बेसिस पे आरपी को आइडेंटिफाई किया जाता है, बताएं आपके इंटरनल कंट्रोल्स इतने इनफेक्टिव क्यों हैं कि मैं आप इस रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके। उसके बाद मैं अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करूंगा। क्या मतलब? ये जो मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करे हैं उसको रिवाइज करूंगा और सिर्फ रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करके छोड़ दूंगा बच्चों। क्या मैं रिस्क असेसमेंट को आइडेंटिफाई करके छोड़ दूंगा मेरे बच्चों? नहीं सर, मैं वापस से परफॉर्मेंस फेज में दाखिल होऊंगा और ये जो न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई है इसके ऊपर मैं ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करूंगा। ये जो न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई है क्या उसके ऊपर आपने ये वाले प्रोसेस परफॉर्म किए होंगे बच्चों? जल्दी से बता दें, क्या ये जो न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई होगी क्या आपने इसके ऊपर, ये जो न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई है ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो क्या आपने इसके ऊपर ये वाले प्रोसेस अप्लाई करे होंगे? बच्चों यहां तक बात समझ आ रही है? क्लियर हो मेरे बच्चों यहां तक? तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ एक बड़ी आसान सी बात करूं, एक बहुत ही आसान सी बात करूं, तो एक चीज मेरे बच्चों समझ लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही है मेरे बच्चों ऐसा ही है। आइजा 550 रिलेटेड पार्टी इज इक्वल टू आइजा 315 प्लस आइजा 500 प्लस आइजा 700 की सीरीज। ये समझ आती है क्वेश्चन? तो जब भी आईकैप आपसे कोई सवाल पूछे, अगर आईकैप आपसे सवाल पूछे कि बताएं रिलेटेड पार्टी के ऊपर रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? क्या लिखना पड़ेगा? जल्दी से बता दें। अगर आईकैप आपसे पूछेगा बताएं रिलेटेड पार्टी के ऊपर कौन कौन से ऑडिट रिस्क होते हैं, तो मुझे क्या लिखने पड़ेंगे? मुझे ये ऑडिट रिस्क बताने पड़ेंगे। अगर आईकैप आपसे पूछे कि
जी मुझे बताएं रिलेटेड पार्टी के ऊपर जो रिस्क है उसके ऊपर आप क्या ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। तो मुझे कौन से प्रोसीजर्स लिखने पड़ेंगे, मुझे ये प्रोसीजर्स लिखने पड़ेंगे। अगर आईकैप आपसे पूछे कि न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई है बताए क्या करेंगे, तो मुझे ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? प्लानिंग है, परफॉर्मेंस है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, मैं आपके साथ एक अच्छी चीज डिस्कस करता हूं। आरपी ट्रांजैक्शन में नॉट बी डिस्क्लोज्ड, आरपी ट्रांजैक्शन में नॉट बी डिस्क्लोज्ड लिखा हुआ ही है। अगर मैनेजमेंट ने आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है, या तो यस होगा या नो होगा। अगर मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है मेरे बच्चों, जल्दी बताएं क्या करेंगे। अगर मैनेजमेंट ने आरपी के साथ ट्रांजैक्शन एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है और आपने ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है कि यस, जो प्यारे बच्चों मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। लेकिन अगर आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को मैनेजमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं करा प्यारे बच्चों, तो ये क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी मेरे बच्चों? मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट क्या होती है? एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है। सर ये तो वो वर्ड था जो प्लानिंग में भी था। प्लानिंग में मैं कहता हूं एफएस शायद आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है, मे नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। और यहां मैं कंक्लूड कर चुका हूं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिटर्स ले चुका हूं कि एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है बच्चों। तो अगर इसका इंपैक्ट मटेरियल होगा तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? क्या मेरी बात समझ आती है बच्चों? यहां तक स्टैंडर्ड को आप गौर से देखें, इस वन पेजर को मेरे बच्चों गौर से देखें। इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं, इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं, ये सारी की सारी बातें कहां से कॉपी हो रही हैं? सारी की सारी बातें आइजा 315 से कॉपी हो रही हैं। सही है, ये सारी की सारी बातें आइजा 315 से कॉपी हो रही हैं। ये जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, ये एग्जैक्टली पुराना जितना पढ़ा हुआ है वहां से सारा का सारा ये कॉपी हो रहा है आपके पास। ये जो रिस्क आपके पास आइडेंटिफाई हो रहे हैं, रिस्क की डेफिनेशन ही होती है एफएस में नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस। उसी को सामने रख के हमने ये सारे के सारे रिस्क आइडेंटिफाई करें। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? देखें जॉन साहब, इसकी एक बात सुनिएगा। आरपी may not have been identified by the management और आरपी may not be disclosed। एक कंपनी की आरपी है जिसका नाम है होल्डिंग कंपनी, ठीक है जी, और एक मैनेजमेंट की आरपी है सब्सिडरी। सब्सिडरी मैनेजमेंट की आरपी है, मैनेजमेंट ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, मैनेजमेंट इसको आइडेंटिफाई नहीं किया। होल्डिंग कंपनी एक आरपी है और इस आरपी के साथ दो ट्रांजैक्शंस हुई हैं। उसमें से एक ट्रांजैक्शन को मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं। देखें सबसे पहले हमेशा आरपी आइडेंटिफाई होगी, उसके बाद डिस्क्लोज होगी। तो ये दो अलग अलग रिस्क हैं कि मैनेजमेंट ने आरपी को आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, या अगर आइडेंटिफाई कर लिया होगा तो उसको एफएस में एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा। एक कंपनी है, सही है, मैंने एक सिल्क बैंक के ऊपर केस स्टडी बताई थी जो 2000 आई थिंक 13-14 में या 12-13 में एक ट्रांजैक्शन हुई थी सिल्क बैंक के ऊपर। सही है, वो हैंडआउट भी अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिएगा। सिल्क बैंक ने एक ट्रांजैक्शन करी थी और सिल्क बैंक ने जो ट्रांजैक्शन करी थी वो ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस थी। ठीक हो गया भाई? अच्छा, तो वो जो ट्रांजैक्शन थी सिल्क बैंक के साथ वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस थी। जब ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस थी तो अब सवाल ये है कि सर इसके ऊपर कैम आएगा या एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ आएगा। अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं बड़ी जबरदस्त चीज आपको सिखा दूंगा। ठीक है, देखें मेरी बात सुनिएगा। ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुई है, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुई है। क्या ऑडिटर ने इसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए? हाँ जी किए। नहीं जी, ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सका। जब ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सका तो मेरे भाई क्या कहलाएगा ये? क्या इसका इंपैक्ट मटेरियल है? क्वालिफाइड मटेरियल प्लस परवेजिव। आपने मुझसे 2 सवाल पूछे, कैम या ईओएमपी, मैं आपको सारा बता रहा हूं। सही है, अच्छा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो चुका है, मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो चुका है। सही है, जब मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो चुका है तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए। अच्छा, इसको यूं देख लें, तो मैंने जब प्रोसीजर परफॉर्म किया मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या मिला कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से है? हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से। नहीं भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से नहीं। क्या मतलब? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन को एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना था, मैनेजमेंट ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया। जब मैनेजमेंट उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं करा तो इंपैक्ट मटेरियल होगा तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव होगा तो एडवर्स ओपिनियन। मेरे भाई क्लियर है आप यहां तक? अच्छा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से है, मतलब मैं आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया है, तो इस केस में आप देंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बच्चों क्लियर है हम सारे यहां पे? अब 2 चीजें बची। क्या बचा? कैम बचा और एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ बचा। अच्छा, एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ, अच्छा एफएस आईएफआरएस के हिसाब से मतलब आरपी के साथ जो ट्रांजैक्शन है मैनेजमेंट ने उसको क्या करा हुआ है? एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है। जब एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है तो एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ की डेफिनेशन है
कि एक ऐसा डिस्क्लोजर जो कि फंडामेंटल हो यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस, सही है। तो ये एम्फेसिस की डेफिनेशन को पूरी कर रहा है। अगर एक बड़ी ट्रांजैक्शन है और एम्फेसिस ऑफ मैटर कंडीशन को पूरी कर रहा है तो आप उसके ऊपर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दे सकते हैं। लेकिन अगर इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने में, जो मैं आपसे सिल्क बैंक की ट्रांजैक्शन कह रहा हूं, उसमें हम ऑडिटर को बड़ी मुश्किलात पेश आई थी, बड़ा टाइम लगा था, हमारा पार्टनर्स का ऑडिट कमेटी से डिस्कशन हो रही थी, तो वो कैम की डेफिनेशन भी पूरी कर रहा था। अब इस बंदे का सवाल यह है कि सर मैं उसको कैम में दूं या एम्फेसिस में दूं। बच्चों मेरी बात सुनिएगा, क्या ये कैम की डेफिनेशन पूरी कर रहा है? यस, कैम की डेफिनेशन पूरी कर रहा है। क्या ये एम्फेसिस की डेफिनेशन पूरी कर रहा है? यस, एम्फेसिस की डेफिनेशन पूरी कर रहा है। बताए कहां डालूं? मैं इसको कैम में डालूंगा। गलत आंसर है, मैं उसको कैम में नहीं डालूंगा। जल्दी से बताते हैं, अब बता दें क्या बचा। मैं इसको कहां डालूंगा? मैं इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डालूंगा। गलत आंसर है, मैं इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में भी नहीं डालूंगा। द करेक्ट आंसर इज, अगर कंपनी लिस्टेड है, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी पे कैम अप्लाई होता है। जब लिस्टेड कंपनी पे कैम अप्लाई हो रहा होगा और अगर ये कैम की डेफिनेशन पूरी कर रहा है, अगर एक ऐसा मैटर है जो कि कैम की डेफिनेशन भी पूरी कर रहा है और एम्फेसिस की डेफिनेशन भी पूरी कर रहा है, तो वो मैटर मेरे पास कहां कम्युनिकेट होगा मेरे बच्चों? वो मैटर मेरे पास कम्युनिकेट होगा कि ऑडिट मैटर में, सही है। जब एक चीज ऑलरेडी की ऑडिट मैटर में कम्युनिकेट हो गई है तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ उस मैटर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। लेकिन सर ये जो कंपनी थी ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये तो अनलिस्टेड कंपनी है, और जब ये अनलिस्टेड कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, इसके ऊपर कैम अप्लाई नहीं होता। जब इसके ऊपर कैम अप्लाई नहीं होता तो इसका मतलब है एक ऐसा डिस्क्लोजर जो कि फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो अब इस मैटर के ऊपर मैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दूंगा। तो जब भी आपने मुझसे सवाल पूछना होगा बच्चों, तो आप याद रखिएगा, कभी भी मैं आपको आंसर ये नहीं दूंगा कि कैम में डाल दो, एम्फेसिस में डाल दो। मैं आपको सारे कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दूंगा। डन हो गया? आपने कैम ईएमपी का पूछा, आपके साथ सारी चीज डिस्कस हो गई। अच्छा, ये चीज एक समझ ले, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म्स लेंथ, इसको आप इस तरीके से फर्क हमेशा समझिएगा कि आपके पास जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगा बच्चों, एक कंपनी का बिजनेस क्या है, एक कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है। आप ये देखें जो ट्रांजैक्शन हुई है, क्या वो कंपनी का बिजनेस है? हाँ जी, कंपनी का बिजनेस है। नहीं भाई, वो कंपनी का बिजनेस नहीं है। अगर वो ट्रांजैक्शन कंपनी का बिजनेस है, तो फिर अगली चीज आप चेक करते हैं कि क्या वो ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ में हुई है। हाँ भाई, आर्म्स लेंथ में हुई है। नहीं भाई, आर्म्स लेंथ में नहीं हुई है। समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, सही है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी का बिजनेस है लेट से जनरेटर बनाती है, सही है। कंपनी का बिजनेस जनरेटर बनाती है, तो उसने अपनी सब्सिडरी के साथ आरपी के साथ ट्रांजैक्शन क्या करी? उसने अपने आरपी के साथ ट्रांजैक्शन करी कि उसको क्या सेल करा? जल्दी से बता दो, उसको क्या सेल करा? उसको जनरेटर सेल करा है, सही है। जब ये जनरेटर सेल करा तो क्या ये कंपनी का बिजनेस था? हाँ जी, कंपनी का बिजनेस था। क्या ये आर्म्स लेंथ में? तो आप चेक करेंगे सेल कितने का करा है। सेल करा है 100 रुपए का। तो क्या अनरिलेटेड पार्टी कस्टमर को भी 100 रुपए में करता है? हाँ जी, 100 रुपए में करता है। यस, ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे है। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर उसको 80 रुपए का करा है तो है तो कंपनी का बिजनेस, लेकिन ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे नहीं है मेरे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि आपके पास अगर कंपनी ने लैंड सेल कर दी, किसको सेल करी? लैंड, सब्सिडरी को। क्या कंपनी का बिजनेस था मेरे बच्चों? क्या कंपनी का बिजनेस था? सर कंपनी का बिजनेस तो लैंड सेल करना था ही नहीं। तो इसका मतलब जब इसने कंपनी ने, जब आप, इसका मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये आपका बिजनेस ही नहीं है। और जब आपका ये बिजनेस ही नहीं है तो आपने लैंड आगे उसको कैसे सेल कर दी? ये आपके पास कहलाता है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यहां तक बात समझ आती है मेरे भाई? थोड़ा सा इसका एक और स्ट्रक्चर समझना, अच्छा समझ लो। जेएससीएल है, उसकी एक सब्सिडरी है जेएस बैंक, सही है। जेएससीएल सारा का सारा पैसा किसके पास जमा कराता है? जेएस बैंक के पास जमा कराता है। क्या ये ट्रांजैक्शन कंपनी का बिजनेस है? क्या जेएस बैंक डिपॉजिट करता है? क्या ये कंपनी का बिजनेस है? यस सर, कंपनी का बिजनेस है। लेकिन जेएस बैंक ने जो उसको रिटर्न दिया जेएससीएल को, वो 12% दिया। मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 10% चल रहा है। क्या ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ है मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें। नहीं सर, ये आर्म्स लेंथ नहीं है। दूसरी चीज समझने की कोशिश करिएगा, जेएससीएल ने जेएस बैंक को लैंड सेल कर दी है। क्या जेएस बैंक या जेएससीएल का ये बिजनेस है? सर ये बिजनेस नहीं, तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका बिजनेस है आप उसको देखेंगे बच्चों। डन हो गया मेरे बच्चों? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एज ए 240 की तरफ चलते हैं। ये काफी बड़ा हैंडआउट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, जो मैं आपके साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइजा 240 के अंदर मेरे बच्चों क्या चीजें होंगी? क्लियर हो गया भाई? जल्दी से बता दें बच्चों, 10 मिनट के अंदर आइजा 240 पढ़ा दूंगा। प्लानिंग है, परफॉर्मेंस है और रिपोर्टिंग है, सही है। आइजा 240 के अंदर क्या होगा मेरे पास? तो इसका मतलब है जब मैं आइजा 240 में होऊंगा तो मैं प्लानिंग फेज में क्या करूंगा? प्लानिंग फेज में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मुझे फ्रॉड के ऊपर क्या करना होगा? रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा और असेस करना होगा।
जो मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूं तो कौन से लेवल पे करता हूं, एफएस लेवल पे करता हूं और एजर्शन लेवल पे करता हूं। क्या यहां तक बात समझ आती है? जो रिस्क मैंने आइडेंटिफाई करे होंगे परफॉर्मेंस फेज पे आके मैं उसके ऊपर क्या करूंगा बच्चों, प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। बस जल्दी से ये डायग्राम देख लो, बड़ी आसानी हो जाएगी। आइजा 240 जब आपके पास आया तो ये हमारे पास कुछ जनरल कॉन्सेप्ट है। फ्रॉड से रिलेटेड प्राइमरी जिम्मेदारी किसकी है भाई? फ्रॉड से रिलेटेड प्राइमरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्यों? बिकॉज जब हमने समरी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जब मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करता हूं तो उससे मुझे क्या आइडेंटिफाई होता है? उससे मुझे रिस्क ऑफ फ्रॉड का आइडेंटिफाई होता है। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपने हमेशा मेंटेन करनी होगी। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन करनी होगी। पहली चीज आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। किसकी बात कर रहा है बच्चों? ये किसकी बात कर रहा है? ये प्लानिंग की बात कर रहा है, सही है। दूसरी चीज रिस्पॉन्स टू दोस रिस्क बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसेस। किसकी बात कर रहा है? परफॉर्मेंस फेज की। और रिस्पॉन्ड करना है अगर फ्रॉड आइडेंटिफाई हो गया। किसकी बात कर रहा है? रिपोर्टिंग की। ध्यान हो गया मेरे बच्चों? अच्छा, ये चीज समझ लें। जब मुझे फ्रॉड के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो मुझे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? जल्दी से बताते हैं। जब मुझे फ्रॉड के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो मुझे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे, सही है। ये वही चीज लिखी है जो कहां लिखी थी? आइजा 550 में लिखी थी। ये वही चीज लिखी है जो कहां लिखी थी बच्चों? ये आइजा 550 में लिखी थी। और ये आइजा 550 में जो चीज लिखी गई थी बेसिकली कहां से आ रही है? ये बेसिकली कहां से आ रही है? ये बेसिकली कहां से आ रही है? आइजा 315 से आ रही है प्यारे बच्चों। बेहतरीन लिंकिंग हो गई, जबरदस्त जबरदस्त, साथ रहिएगा, ठीक है। तो हमारे पास तो जब मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पहला प्रोसीजर कौन सा होता है प्यारे बच्चों? इंक्वायरी। किससे इंक्वायरी कर रहा हूं? मैनेजमेंट से। सर ये वही चीज है जो कायजा 550 में लिखी हुई थी, ठीक है। मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा कुछ, मैं दूसरी इंक्वायरी किससे करूंगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। मैं तीसरी इंक्वायरी किससे करूंगा? इंटरनल ऑडिट से। तो ये कुछ इंक्वायरीज है प्यारे बच्चों जो कि मैं करूंगा। इस इंक्वायरी से क्या मुझे फ्रॉड के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो जाएगा? जल्दी से बताएं। नहीं सर, इन प्रोसीजर से मुझे फ्रॉड के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई होगा, सही है। एरर और फ्रॉड में बुनियादी फर्क किस चीज का है? इंसेंटिव। एरर और फ्रॉड में बुनियादी फर्क किस चीज का है बच्चों? इंटेंशन का है, सही है। जब इंटेंशन होती है तो इंटेंशन क्यों होगी? क्यों होगी? मतलब गलती नहीं हुई, जान के कर रहा हूं। जान के क्यों कर रहा हूं? कोई ना कोई इंसेंटिव होगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होगी, या कोई ना कोई एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन होगा बच्चों के। यहां तक बात समझ आ रही है? इन चीजों को थोड़ा सा गौर से अगर आपको देखूं तो इंसेंटिव और प्रेशर में हमारे पास हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन है, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कस्टमर डिमांड है, नीड टू ऑब्टेन एडिशनल फाइनेंसिंग है, इनएडिक्वेट और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स है। ऐसा ही है प्यारे बच्चों। ये जितनी चीजें आपको दिख रही हैं बच्चों, ये सारी की सारी लिंक्ड हो रही हैं आइजा 315 से। जब आपने एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ली तो आपको पता चला ओहो हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन है, और जी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और जी कस्टमर की डिमांड तो अब जनरेटर और यूपीएस से कम होकर सोलर की तरफ जा रही है, सही है। जब आपने एनवायरनमेंट के बाद एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी तो एंटिटी में आपने नेचर ऑफ द एंटिटी देखी, आपने ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखा, आपने ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखा। फिर आपने अगली चीज क्या देखी थी? फाइनेंसिंग। कंपनी के पास पैसा कहां से आ रहा है? कंपनी के पास पैसा कहां से आ रहा है? क्या तक बात समझ आती है? ये जितनी चीजें मैंने आपको हाईलाइट करी है टेक्निकली कहां से लिंक्ड हो रही है मेरे बच्चों? ये टेक्निकली कहां से लिंक्ड हो रही है? आइजा 315 से लिंक्ड हो रही है। हमारी बदकिस्मती है कि हम आइजा 315 में अलग उन पॉइंट्स को याद करते हैं, यहाँ पे आके अलग उन पॉइंट्स को याद करते हैं, और हम समझ ही नहीं सकते कि ये वही चीज है। जब ये आपका जो पहला कॉलम आपको दिख रहा है ये प्लानिंग का कॉलम है, तो प्लानिंग के कॉलम में जो चीजें डिराइव्ड होकर आई है, कहां से डिराइव्ड होकर आई है भाई? जल्दी से बता दो। प्लानिंग में जो चीजें डिराइव्ड होकर आती है कहां से आती है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो। जब मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लूंगा तो इससे मुझे क्या आइडेंटिफाई होंगे प्यारे बच्चों? रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं। रिस्क कौन से दो लेवल पे होते हैं मेरे बच्चों? रिस्क कौन से दो लेवल पे होते हैं? एक एफएस लेवल पे होता है और दूसरा कौन सा होता है? एजर्शन लेवल पे होता है, सही है। एक एफएस लेवल पे होता है, एक एजर्शन लेवल पे होता है। एजर्शन लेवल पे एक रिस्क हमेशा होगा, कौन सा होगा प्यारे बच्चों? रेवेन्यू के ऊपर, अनलेस रेवेन्यू बहुत ही सिंपल नेचर का है। अनलेस रेवेन्यू आपका बहुत ही सिंपल नेचर का है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके पास कुछ इंसेंटिव और प्रेशर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं आपसे ये कहता हूं कंपनी को एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए। कंपनी को भाई जब एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए तो इसका मतलब है उसको टोटल एसेट्स अच्छे दिखाने हैं, उसको नेट एसेट्स अच्छे दिखाने हैं, उसको प्रॉफिट अच्छा दिखाना है, उसको अच्छा रेवेन्यू दिखाना है। बच्चों ये कौन से लेवल का रिस्क हो गया? ये कौन से लेवल का रिस्क हो गया? जल्दी से बता दें प्यारे बच्चों, कौन से लेवल का रिस्क हो गया? ये एफएस लेवल का रिस्क हो गया। अच्छा, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रख रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात को। एक और चीज लिखी हुई आ रही है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर कॉम्पेंसेशन बीइंग कंटीन्यूड अपॉन अचीविंग टारगेट, सही है। या सॉरी, हमने सेल्स डिपार्टमेंट को कहा कि भाई अगर इस साल का रेवेन्यू 100 मिलियन हो गया तो आपको 10 मिलियन का बोनस दिया जाएगा। बच्चों ये कौन से लेवल का रिस्क है? बच्चों ये कौन से लेवल का रिस्क है? जल्दी से बता दें। ये एफएस लेवल का रिस्क है। क्या इसकी वजह से एक्सपेंसेस में भी फ्रॉड हो रहा होगा?
क्या इसकी वजह से परचेजेस में भी फ्रॉड हो रहा होगा? क्या इसकी वजह से पीपीई में भी फ्रॉड हो रहा होगा? पीपीई बढ़ा के आपको टारगेट मिल जाएगा, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, ऐसा है? नहीं सर, ये कौन से लेवल का रिस्क है? ये कौन से लेवल का रिस्क है? ये असर्शन लेवल का रिस्क है मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, आपके सामने एक सवाल पेश करता हूं, पेपर में आता है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 आया है आईकैप के पेपर में कि जी कंपनी के एडमिन डिपार्टमेंट से कहा गया है कि अगर इस साल के एक्सपेंसेस 100 मिलियन से कम हो गए तो बताएं, अगर 100 मिलियन से कम हो गए तो 2 मिलियन का आपको बोनस दिया जाएगा। सवाल की रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चों, सवाल की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई फ्रॉड रिस्क। जल्दी से बता दें कितने फ्रॉड रिस्क है इसके ऊपर बच्चों, कितने फ्रॉड रिस्क है, जल्दी से बता दें। पहला रिस्क किसके ऊपर है? एक्सपेंसेस के ऊपर, और ये कौन सा लेवल का रिस्क है? एग्जर्शन लेवल का। दूसरा रिस्क हमेशा याद रखिएगा एमओसी का रिस्क होगा, सही, एमओसी का रिस्क होगा। और तीसरा रिस्क कौन सा होगा प्यारे बच्चों? रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। आयजा आपसे कहता है ये प्रिज्यूम्ड रिस्क है, ये प्रिज्यूम्ड रिस्क है। इन दो पे तो आपने रिस्क लाजमी आइडेंटिफाई करना है, चाहे कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई हो या ना हो, चाहे कोई फ्रॉड हो या ना हो, इन दो के ऊपर आपने लाजमी करना है, सही है। मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है बच्चों, मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है, जो मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स बनाए होते हैं उनको ओवरराइड कर सकती है, सही है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपसे गुडविल वाली एग्जांपल दी थी, तो गुडविल वाली एग्जांपल में प्यारे बच्चों अगर कंपनी को इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करनी तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी डिस्काउंट रेट को और कम कर देगी, कंपनी फ्यूचर कैश फ्लोज को ज्यादा कर देगी, कंपनी एक रीवैल्यूएशन करवाएगी अपने एसेट्स की और एसेट्स की वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा देगी। कंपनी जानबूझ के रिसीवेबल के ऊपर इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल कर सकती है ना। फिक्टिशियस सेल्स रिकॉर्ड कर सकती है प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर सकती है। कि यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आती है? अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, मैं सारे सवाल आपके लेता हूं, मुझे सिर्फ कंप्लीट करने दें इसको, सही है। अच्छा, तो यहां पे प्यारे बच्चों हुआ ये कि यहां पे हमारे पास प्लानिंग खत्म हो गई, यहां पे हमारे पास प्लानिंग खत्म हो गई। क्या मतलब इसका? यहां हमारे पास प्लानिंग खत्म हुई कि मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म करके रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, जब मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया बच्चों, तो बस रिस्क को आइडेंटिफाई करके घर चला जाऊं बच्चों, रिस्क को आइडेंटिफाई करके घर चला जाऊं? नहीं सर, अब परफॉर्मेंस फेज में दाखिल हो जाते हैं। अब परफॉर्मेंस फेज की बारी आई है, तो जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई करें, जो एफएस लेवल पे रिस्क आपने आइडेंटिफाई करा, उसके अगेंस्ट आप कुछ प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, आप टीम अच्छी भेजेंगे, आप अकाउंटिंग पॉलिसी को एवेल्युएट करेंगे, आप एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करेंगे। जो आपके पास एमओसी का रिस्क था उसके अगेंस्ट आप जर्नल एंट्रीज को टेस्ट करेंगे, आप अकाउंटिंग एस्टिमेट को बायसनेस के लिए देखेंगे, आप बिजनेस रैशनल ट्रांजैक्शंस को देखेंगे बच्चों। क्या तक बात समझ आती है? जब ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा तो क्या इससे कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हो सकता है प्यारे बच्चों? जब ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा तो क्या इससे कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई हो सकता है? यस सर बच्चों, कभी भी फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं होगा, हमेशा मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी। क्या वो मिस स्टेटमेंट एरर है या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जो कि इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को? तो जब भी प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो मैं रिपोर्टिंग फेज में दाखिल हो जाऊंगा जहां मुझे कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी। अगर मिस स्टेटमेंट में सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को, इफ द आंसर इज यस, तो फिर एज एन ऑडिटर मैं अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट को देखूंगा कि क्या सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है इस फ्रॉड में। अगर तो सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है प्यारे बच्चों इस फ्रॉड में, तो मैं अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करूंगा, सही है। सिर्फ रिस्क असेसमेंट को रिवाइज नहीं करूंगा बल्कि मजीद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, और जितने भी एविडेंस मुझे मिल चुके हैं उन सबकी रिलायबिलिटी पे डाउट हो जाएगा, उसको भी देखूंगा मैं, और दोस्त साबित गवर्नेंस को कम्युनिकेट करूंगा बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगेन अगर इन प्रोसीजर्स को आप देखें तो ये मिलते जुलते प्रोसीजर हैं। किससे मिलते जुलते प्रोसीजर्स हैं? ये मिलते जुलते प्रोसीजर हैं इससे जो हमने यहां पढ़े थे। क्या मतलब सर? जब यहां पे कोई न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई थी तो जितना काम पहले करा था वापस करना पड़ेगा, जितना काम पहले करा था वापस करना पड़ेगा। जब यहां पे फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ आपको और सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो जब सीनियर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी थी बच्चों, तो क्या वो इंक्वायरी का रिजल्ट सही था? जल्दी से बताएं। जब सीनियर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी थी और आपने मैनेजमेंट ने आपको फ्रॉड नहीं बताया था और आपने फ्रॉड आइडेंटिफाई करा और सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है उसके ऊपर, तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों अपने रिस्क का वापस से प्लानिंग फेज में दाखिल होना होगा, और प्लानिंग फेज में दाखिल होकर वापस से अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को रिवाइज करना होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है?
री इवेल्युएट द असेसमेंट। सिर्फ रिस्क रिवाइज करके अब छोड़ दोगे, अब छोड़ दोगे मेरे बच्चों? नहीं सर, अब नहीं छोड़ेंगे। अब तो जो रिस्क हमने रिवाइज करा है उसके अगेंस्ट मजीद प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करेंगे। ऐसा ही है बच्चों, उसके अगेंस्ट हम मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, सिर्फ प्रोसेस परफॉर्म करके छोड़ दोगे? नहीं सर, कैसे छोड़ सकते हैं? ये वही तो मैनेजमेंट है जिसने मुझे कंफर्मेशन दी थी, ये वही तो मैनेजमेंट है जिसने मुझे बैंक स्टेटमेंट दी थी, ये वही तो मैनेजमेंट है जिसने मुझे वैल्यूएशन रिपोर्ट दी थी। अब चूंकि इसके ऊपर डाउट क्रिएट हो गया है तो जितनी भी चीजें मिली थी उन सबके ऊपर डाउट क्रिएट हो जाएगा। खुदा ना खास्ता मैं आपको बैच के एंड में 4 कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा दूं तो आप चुपचाप थोड़ी बैठेंगे। आप ये थोड़ी कहेंगे चलो यार सर ने 4 कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाए ना, बाकी 400 तो सही पढ़ाए। आप ये थोड़ी सोचेंगे, आप कहेंगे यार 4 कॉन्सेप्ट अगर गलत पढ़ाए तो जो बकिया 400 पढ़ाए उसमें भी तो डाउट हो सकता है। ऐसा ही है ना भाई? तो जितने भी एविडेंस आपको मिले हैं उन सबके ऊपर डाउट क्रिएट हो जाएगा। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? तो अगेन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं बच्चों, बहुत आसान अल्फाजों में अर्ज कर रहा हूं, आइजा 240 का स्ट्रक्चर भी अगर मैं देखूं तो प्यारे बच्चों 3 चीजें हैं, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग। और जो यहाँ पे रिपोर्टिंग लिखा हुआ है ये रिपोर्टिंग बिल्कुल प्लानिंग और परफॉर्मेंस से मिलता जुलता है, और जो प्लानिंग है वो बिल्कुल आइजा 315 से मिलती जुलती है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? ऐसा ही है बच्चों। तो अगर मैं आपके साथ एक बात कहूँ आपसे, अगर आप ये एक बात समझाएंगे तो आपको इंशाल्लाह पेपर बिल्कुल पास हो जाएगा। क्या ये सही इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन? मेरे बच्चों क्या ये मैथमेटिकल इक्वेशन सही है? अच्छा, क्या ये मैथमेटिकल इक्वेशन सही है मेरे बच्चों? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो प्लानिंग अगर आप समझ गए, परफॉर्मेंस समझ गए, रिपोर्टिंग समझ गए, तो दुनिया का कोई भी सवाल होगा आप बड़े आराम से कर लेंगे। मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज डिस्कस कर रहा हूँ, एक चीज शेयर कर रहा हूँ आपसे, तो आपको थोड़ा सा मेरे बच्चों इसमें आइडिया हो जाएगा। बच्चों मुझे एक चीज आपके 2 मिनट मिल सकते हैं मुझे? एक सवाल है, यू आर द ऑडिट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ CPL. While reviewing the draft planning document prepared by the audit senior, you observe that he has assessed a risk of material misstatement due to fraud and risk of management override of control as low due to the fact that CPL has been an audit client of the firm for the last 10 years and no material misstatement had been reported in the previous year. सवाल की पहली रिक्वायरमेंट, ड्राफ्ट एन ईमेल टू बी सेंड टू द ऑडिट सीनियर टू गाइड हिम विद रिगार्ड्स टू द अबव मैटर। तो मैं क्या गाइड करूंगा इसको? मैं इसको ये गाइड करूंगा कि जी आपने जो ये रिस्क ऑफ मटेरियल्स में फ्रॉड लो आइडेंटिफाई करा है और मैनेजमेंट और कंट्रोल का रिस्क जो लो आइडेंटिफाई करा है, गलत आइडेंटिफाई करा है, ये तो प्रिज्यूम रिस्क होता है, ये तो सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, तो इस पर तो आपने हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करा होगा। पार्ट ए का मसला नहीं है, पार्ट बी का मसला है, सजेस्ट द एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स विद रिगार्ड्स टू द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। अब जब ये सवाल आता है तो बच्चे ने रट्टा तो सारा लगाया हुआ होता है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि पार्ट बी में प्रोसीजर लिखूं कौन से। ऐसा ही है ना भाई? पार्ट बी में प्रोसीजर लिखूं कौन से? तो बच्चों मुझे बताएं आप कौन से फेज में है? बच्चों आप मुझे बताएं, सवाल पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाइल रिव्यूइंग द, आप कौन से फेज में है? प्लानिंग फेज में है। और वो आपसे कह रहा है कि सजेस्ट करें, तो क्या उसने प्लानिंग ठीक करी है बच्चों? क्या उसने प्लानिंग ठीक करी है? उसने फ्रॉड के ऊपर लो रिस्क आइडेंटिफाई, क्या उसने प्लानिंग ठीक करी है? तो प्लानिंग के ऊपर अगर आपने एप्रोप्रिएट प्रोसीजर को सजेस्ट करने से मतलब सवाल कहां से आया है? सवाल कहां से आया है मेरे बच्चों? जल्दी से बता दो सवाल कहां से आया है? सवाल कौन से फेज से आया है? हमने एक मैथमेटिक्स प्लानिंग फेज से आया है। जबरदस्त। तो प्लानिंग फेज में क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं। किससे करते हैं? इंक्वायरी करते हैं। किससे इंक्वायरी करते हैं? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हैं, ऑडिटर से इंक्वायरी करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से करते हैं, इंटरनल ऑडिट से करते हैं। उन सबसे वो रिस्पेक्टिव इंक्वायरीज हम कर रहे होते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। अच्छा, ये हमारे पास स्प्रिंग 15 का एक सवाल है, ड्यू टू टफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट the company has been unable to increase the price of its products since last 5 years. बच्चों क्या ये फ्रॉड रिस्क है? क्या ये इंसेंटिव और प्रेशर है? बच्चों है ऐसा? तो पॉइंट 1 को अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो पॉइंट 1 के ऊपर आपने कहा कि सर फ्रॉड का रिस्क है, फ्रॉड का रिस्क है, सही है, इसमें फ्रॉड का रिस्क है, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी है, डिस्क्राइब व्हाट एक्शंस आर टू बी टेकन बाय एन ऑडिटर ऑन आइडेंटिफाइंग अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। अब पार्ट बी में क्या? पार्ट बी में आके वही कर रहा है, बताएं। तो बच्चों एक बात बताएं, जब पार्ट 1 में, पार्ट ए में आपने फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया है तो बताएं उसके अगेंस्ट एक्शन क्या होगा? उसके अगेंस्ट एक्शन क्या होगा? परफॉर्मेंस फेज। क्या यहां तक बात समझ आ रही? जब तक आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा, उसकी लिंकिंग नहीं पता होगी, उसकी लॉजिक नहीं पता होगी, आप आईकैप के सवाल को टैकल नहीं कर सकेंगे। आईकैप चाहता था आपसे पूछ सकता था कि मुझे परफॉर्मेंस बेस के पूछे, आईकैप कभी भी आपसे इस तरीके से नहीं पूछेगा, सही है। आईकैप आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा। आईकैप को ये नहीं मानना कि आपको जो फ्रॉड के अंदर 30% लिखे हैं वो आपको आते कि नहीं आते। आईकैप को ये देखना है कि जो सवाल की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर 30 में से कौन से 3 प्रोसीजर लिखने हैं, ये एग्जाम ये बच्चों को आता है कि नहीं आता। जब प्राइस नहीं बढ़ रही
तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा ना, मैं फिक्टिशियस सेल्स रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा राहिल, इंसेंटिव और प्रेशर। और ये इसका सारा का सारा हमारा ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है जो कि आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक हो गया भाई। पॉइंट 4 पढ़ें। फिजिकल स्टॉक टेक ऑन 31 दिसंबर 2014 इंक्लूडेड गुड्स बट नॉट डिस्पैच अमाउंटिंग टू ₹52 मिलियन। The delivery of goods was stopped on the request of a distributor. Up to 20 जनवरी 2015, the distributor has taken the delivery of goods amounting to ₹2 million. बच्चों क्या लग रहा है, मैनेजमेंट ने सेल्स बढ़ाई है ना, मैनेजमेंट कह रही है गुड्स बिक चुके हैं। हम जब इन्वेंट्री काउंट करने जा रहे थे, इन्वेंट्री पड़ी तो मैनेजमेंट कह रही है वो बाद में उठाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, तो अच्छा बिल एंड सवाल में लिखा हुआ तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कंपनी ने सब्सिक्वेंटली 20 दिन भी गुजर चुके हैं, 20 दिन भी गुजर चुके हैं। तो मुझे बताएं क्या ये फ्रॉड है? लग रहा है आपको फ्रॉड है? जब आपको ये लग रहा है पार्ट ए में का फ्रॉड है, तो पार्ट बी में आप क्या करेंगे? जब चूक के सवाल पढ़ के ये लग रहा है कि फ्रॉड हो चुका है, आप प्लानिंग फेज खत्म हो चुका है, परफॉर्मेंस फेज करा है, तभी तो ये सारी चीजें पता चली आपको कि आपने स्टॉक काउंट किया है, स्टॉक टेकिंग करी है आपने से, ये गुड्स आपने 22 जनवरी तक का स्टेटस लिया है। प्यारे बच्चों, इसका आंसर पॉइंट 4 का आंसर कहां से है? पॉइंट 4 का आंसर कहां से है, जल्दी से बता दें। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? मैं देखूंगा कि क्या सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, मैं अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट को देखूंगा, मैं अदर एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट को देखूंगा। मैं कहां चला जाऊंगा बच्चों? मैं चला जाऊंगा यहां पे, मैं कहां चला जाऊंगा? जब जब मुझे एक मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है और ये सर्कमस्टेंस इंडिकेट कर रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड को, तो मैं इन प्रोसेस की तरफ जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? मैं ये वाली चीजें नहीं लिखूंगा भाई, ये करा है तभी तो फ्रॉड आइडेंटिफाई हुआ। सवाल समझने की कोशिश करें, ये प्रोसेस परफॉर्म करे, स्टॉक काउंट करा, जाके देखा, सब्सिक्वेंट स्टेटस देखा, ये कर परफॉर्मेंस फेज खत्म हो चुका है, मुझे मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो चुकी है, तो आंसर इसका ऑब्जेक्टिव 3 से होगा, रिपोर्टिंग फेज से होगा। बच्चों को यहां तक बात समझ आती है? तो ये जब आप चीज कर लेंगे तो अच्छा, अगर ड्राफ्टिंग में थोड़ा सा मसला आ रहा है, चीजों में मसला आ रहा है, तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि जो स्मार्ट एनर्जाइजर है हमारे पास, उसके अंदर सारे ये लेक्चर्स और हैंडआउट्स आ रहे हैं। तो अगर आप उसका एक्सेस है, फ्री एक्सेस है, तो वो भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं बच्चों। डन हो गया? एक चीज सुन लें, हमारा जो सबसे मुश्किल काम था कि हमने पूरा ऑडिट का जो ओवरव्यू लेना था, अल्लाह का शुक्र है कि वो ओवरव्यू हमने ले लिया। जब हमने ओवरव्यू लिया तो उसके बाद हमने उस ओवरव्यू को अप्लाई करा आइजा 550 में, और हमें रियलाइज हुआ कि यार आइजा 550 तो ओवरव्यू से बन रहा है। फिर उसके बाद हमने एक बड़ा स्टैंडर्ड आइजा 240 भी पढ़ लिया, और ओवरव्यू के अंदर हमने बहुत सी चीज़ें कवर कर लिया बच्चों। 315 भी कवर करा, 200 भी कवर करा, 500 भी कवर करा, 700 भी कवर करा, 705 भी कवर करा है। ठीक है, पूरी प्लानिंग परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग को हमने ओवरव्यू कवर कर लिया है, और साथ साथ हमने इन चीज़ों को भी डिस्कस कर लिया है। क्लियर हम सारे यहाँ पे? देखें यार, आर्म्स लेंथ मेरी बात समझने की कोशिश करें। आर्म्स लेंथ के ऊपर बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका आर्म्स लेंथ का मसला होगा, आर्म्स लेंथ में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, IS 24 आपसे कहता है कि ये ऑप्शनल है मैनेजमेंट के ऊपर कि वो ये डिस्क्लोज करें कि ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे। अगर मैनेजमेंट FS में ये डिस्क्लोज करती है, सही डिस्क्लोज करती है कि ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे है, तो यहां ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि क्या ट्रांजैक्शन वाकई में आर्म्स लेंथ पे है। मतलब यहां डायरेक्टली आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद हो जाती है बच्चों। अच्छा, क्या यहां तक बात समझ आती है? ये बात समझ आती है मेरे भाई? तो इसे हमेशा याद रखिएगा कि जब ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ में करे ना करे वो अलग चीज है। ट्रांजैक्शन अगर आप मैनेजमेंट अगर FS में ये डिस्क्लोज कर रही है कि जो रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन है वो आर्म्स लेंथ पे, अगर ये लाइन लिख रही है जो कि ऑप्शनल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैनेजमेंट के ऊपर ये मैंडेटरी नहीं करता कि आप ये लिखें, वो कहता है ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिखें, आप चाहे तो ना लिखें। अगर मैनेजमेंट ये लिखती है, मैनेजमेंट कहती है भाई आर्म्स लेंथ पे है, क्योंकि FS में ये लाइन लिखी भी आ गई, तो ऑडिटर के ऊपर अब ये एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है कि उसने ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करना है ताकि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट ऑब्टेन कर सके। ठीक हो गया भाई? अच्छा, एक और चीज मेरे बच्चों सुन लो, एक और चीज मेरे सुन लो। यहाँ पे एक सवाल है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का, सही है? मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस ये करता हूँ, एक 100 रुपए की सेल कैसे रिकॉर्ड होती है? किन भाई ने सवाल पूछा है? एक 100 रुपए की सेल्स कैसे रिकॉर्ड होती है? एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, उसके पास सेल्स ऑर्डर आता है बच्चों, ऐसा ही है। फिर एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, फिर एक वेयर हाउस डिपार्टमेंट होता है, उसके पास गुड्स डिलीवरी नोट बनता है, फिर हमारे पास एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है जो कि सेल्स इनवॉइस बनाता है, फिर हमारे पास एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो कि हमारे पास एक जर्नल वाउचर बनाता है जिसके अंदर रेवेन्यू क्रेडिट होता है। ऐसा ही है बच्चों? बच्चों ऐसा ही है ना? अगर तो ये कंट्रोल्स है ना, ये सारे के सारे कंट्रोल्स है ना भाई।
मैनेजमेंट क्या कर सकती है, मैनेजमेंट कहती है यार प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, रेवेन्यू भी कम हो रहा है, सही है, लॉसेस भी आ रहे हैं, कोवेनेंट ब्रीच हो जाएंगे, तो मैं काम करता हूँ, सीएफओ साहब आते हैं फाइनेंस में और कहते हैं चलो बेटा एक एंट्री पास करो, रेवेन्यू क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, हो गया ऐसा बच्चों, ये क्या कहलाएगा। तो मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल्स बनाए थे रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए, टेक्निकली स्पीकिंग उसको क्या कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया। कैसे ओवरराइड कर दिया, एक फिक्टिशियस जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर ली बच्चों, एक फिक्टिशियस जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लिया, सही है। या मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं, कंपनी ने कहा कि मेरे पास जो पीपीई है उसकी लाइफ है, यूजफुल लाइफ है 5 साल, और मुझे इस साल उसकी इंपेयरमेंट करनी है। जब इंपेयरमेंट करनी है तो मैंने कहा पहले साल मुझे 20 रुपए कमा के देगा ये प्लांट, दूसरे साल भी लेट से 20 रुपए कमा के देगा, तीसरे साल भी 20 रुपए कमा के देगा, चौथे साल भी 20 रुपए कमा के देगा, पांचवें साल भी 20 रुपए कमा के देगा। और इन सब को जब मैंने डिस्काउंट किया 0 पे आके, तो मेरे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आई लेट से 80 रुपये, और मेरे पास एसेट की जो कैरिंग वैल्यू थी वो थी 100 रुपये की। मैंने कहा भाई कितने की इंपेयरमेंट बन गई, 20 रुपये की इंपेयरमेंट बन गई। अच्छा 20 रुपये की इंपेयरमेंट बन गई, मैनेजमेंट कह रही है मैं इंपेयरमेंट तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती बिकॉज मेरे कोवेनेंट ब्रीच हो जाएंगे, या बैंक देखेगा, बैंक के पास तो मैंने गिरवी रखा है, बैंक का आपको तो प्लांट ही कमा के नहीं दे रहा भाई, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस 20 को क्या कर दूंगा, जल्दी से बता दें। और मैंने सबको डिस्काउंट किया था 10% पे, मुझे पता है मैं इस 20 को क्या कर दूंगा, मैं 30 कर दूंगा, इस 20 को क्या कर दूंगा 40 कर दूंगा, इस 20 को क्या कर दूंगा 40 कर दूंगा, इस 20 को क्या कर दूंगा 30 कर दूंगा। तो जब अब फ्यूचर कैश फ्लोज को मैं डिस्काउंट करूंगा तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ रही होगी लेट से 120, और मुझे इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। क्या तक बात समझ आती है। चलें बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा।